हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1311 जंगली आत्मिक बगीचा। करण का दुख और गुस्सा आखिरकार बाहर निकल ही आया, जिसे उसने अब तक रोक कर रखा था। बीस्ट को भी समझ आया कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, इस वजह से वह इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। करण ने खुद को संभाला और अपने आंसुओं को साफ करके खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बीस्ट को देखने लगा, मानो कह रहा हो, बीस्ट को कह रहा हो, सब कुछ पहले जैसा करे ताकि वह इस जगह से निकल सके। बीस्ट ने इस बार करण को और ज़्यादा परेशान नहीं किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह गलत हुआ है, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों पर हमारा जोर नहीं होता है, बस हमें इतना करना है आगे से वह गलती दोबारा ना हो। सिर्फ तलवार उठाकर खून बहाने वाला योद्धा नहीं होता, अपनी गलतियों को सुधारकर उन पर अमल होने वाला ही असली योद्धा है। फिर एक चुप्पी के बाद आगे बोला, तुमने एक जानने वाले को खोया है। तुम्हारे दुख को मैं कम नहीं कह रहा है, मगर मैंने अपने हजारों लोगों को खोया है। फिर भी मैं तुम्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा, चूंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हें राक्षस जाति के पास ले आई है। अब तुम्हारी यही किस्मत हमारी राक्षस जाति को अस्तित्व में लाएगी। ऐसा कहते कहते बीस्ट धीरे धीरे गायब हो गया। आसपास का नज़ारा भी बदलने लगा। मंच के आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे, करण के दिखते ही सब उसके पास आ गए। प्रियांशी ने अपना सवाल करने से पहले देखा कि करण की आंखें नम थी, शायद वह रोया था। तुम ठीक हो? पास आके पूछा। करण ने बस सिर हिलाया। चलो, हमें आगे भी जाना है। प्रियांशी थोड़ी देर तक उसे देखती रह गई, फिर उसने भी सबके साथ हामी भर दी। थोड़ी देर बाद वह सब उस जगह से चलकर जाने लगे। कोई तकनीक मिली तुम्हें? प्रियांशी ने पूछा। करण ने हामी में सिर हिलाया। अंधकार नेत्र तकनीक है, उसका लेवल नहीं दिया गया। और तुम्हें कौन सी तकनीक मिली है? उस गैंडे ने कहा कि मेरी ताकत कम है, इसीलिए मुझे सीधे लड़ने की तकनीक नहीं मिल सकती। ठंडी ओस में बदलने की तकनीक मिली है, उसे विकसित करने में थोड़ा वक्त जाएगा। प्रियांशी के साथ भी करण की तरह ही ट्रीट किया गया था, बस उसे लेजेंडरी सेक्शन में एंट्री नहीं मिली थी। ये याद करके करण ने पूछा, तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई थी? प्रियांशी सिर खुजलाते हुए बोली, दरअसल मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 80-90% ताकत ही लगाई थी। और तुमने? 30%, करण ने जवाब दिया। प्रियांशी को कोई हैरानी नहीं हुई, अंदर काबिलियत के दम पर स्को मिल रहा था और करण के पास उससे ज़्यादा काबिलियत थी, ऐसा उसे लगता था। करण का मानना अलग था, न डिवाइन फायर न अग्निहास तलवार। तब भी ये लड़की लगभग 20,000 मीटर तक पहुंच गई। इसकी काबिलियत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मन में बड़बड़ाया। करण की नज़रों में प्रियांशी ज़्यादा काबिल थी, जबकि प्रियांशी की नज़रों में करण ज़्यादा ताकतवर है। बहरहाल चलते चलते सामने एक दरवाज़ा नजर आने लगा। सब लोग उसे खोलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, जो उन्हें ऊपर की ओर ले जाने लगा। इस दौरान उन्हें काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां नजर आई, जो राक्षस जाति के लोगों की थी। कुछ देर बाद वह सब वापस राक्षसी शहर में आ गए और उस जगह का दरवाज़ा वापस से बंद हो गया। उन सब ने आसपास देखा, फिर उड़कर एक दिशा में बढ़ने लगे, पर वह ज़्यादा दूर जाते एकदम से करण रुक गया। उसने और बाकियों ने जमीन की तरफ देखा। उस जगह पर एक बगीचा था, हालांकि बिखरा हुआ था। वो देखभाल न मिलने की वजह से था, पर वहां से करण और बाकियों को आत्माशक्ति महसूस हो रही थी। इसकी वजह करण ने जानने की कोशिश की, तब उसे उस जगह कुछ पर नजर आए, जिनमें से रस बह रहा था। उसी रस में आत्मा ऊर्जा थी। ये किस तरह का अजीब पेड़ है जिसका अंदर से आत्मा ऊर्जा निकल रही है? शिवम बड़बड़ाया। इस पर उसके श्रेष्ठ ने जवाब दिया, यह जरूर आत्मिक पेड़ होंगे। जब राक्षस जाति अस्तित्व में थी, उस वक्त हमारे किसी श्रेष्ठ ने उनसे बातचीत की थी। वो पहली बार उनसे मिलने आए थे, उपहार के तौर पर ऐसा ही रस दिया गया था। ऐसा सब उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। ये जो भी है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। राहु की आंखों में चमक आ गई थी। तहखाने से तकनीक मिली, इस बात का उसे गम था और जलन भी, मगर यह रस उसे और ताकतवर बना सकता था। वह बिना किसी की सुने उस बगीचे की तरफ जाने लगा, जो देख बाकी लोग भी उस जगह जाना चाहते थे, पर करण ने उन सबको हाथ के इशारे से रोक दिया, मानो उसे कुछ तो गड़बड़ लगी हो। क्या हुआ लीडर, कुछ बात है क्या? शिवम ने पूछा। इस पर प्रियांशी के कंधे पर बैठा पिस्टल बिस्ट बोला, थारे से चुप नहीं जाता किया। महारे मास्टर को सवाल कर करके तुम लोगों ने परेशान कर दिया है। दिखाई नहीं देता कि मास्टर कह रहे हैं पहले महारे को जाना है, फिर थारी बारी है। ऐसा कह पिस्टल बिस्ट खुशी खुशी उछलकर जाने ही वाला था। प्रियांशी ने उसे 2 उंगलियों से पकड़ लिया। चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहो, प्रियांशी ने उसे धमकाया। फिर से उसे कंधे पर बैठा दिया। पिस्टल बिस्ट का मुंह बन गया। उस जैसे महान बीस्ट के साथ बड़ी नाइंसाफी रही थी। मतलब वो दुश्मन का बच्चा सारा रस चूस ले और वह बस बैठे बैठे देखता रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था।
किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान उस राहु पर था, जो एक आत्मिक पेड़ के पास आ गया था। उसके अंदर से बह रहे रस को देख वह लालची निगाहों से उसे मुंह लगाकर पीने लगा। ऐसा करते ही उसकी आत्मा को पोषण मिलने लगा, धीमी गति से, पर उसकी आत्मा मजबूती होने लगी थी। इससे राहु का दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसे एक साथ जमा करके अभ्यास करूंगा तो अपनी आत्मा का स्तर भी बढ़ा सकता हूं, राहु सोचने लगा। मगर उसे यह एहसास नहीं हुआ। पेड़ की लताएं धीरे धीरे करके उसके करीब आ रही है, बिल्कुल सांप की तरह। अगर राहु थोड़ा सा भी ध्यान देता उसे उनकी सरसराहट जरूर सुनाई देती, मगर वह लालच में इतना खो गया था, उसके कान मदहोश हो गए थे। और तभी उन लताओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया। तब जाकर राहु को होश आया। उसने अपना मुंह इस रस से अलग करके अपने पैरों को देखा, जहां लताएं अजगर की तरह उससे चिपट गई थी। राहु को खतरे का आभास हो गया। उसने हड़बड़ाकर अपनी शक्तियों से उन लताओं को तबाह कर दिया। ये था क्या, उसने इतना कहा ही था। तभी जिस पेड़ के पास खड़ा था, अचानक से उस पेड़ में एक मुंह नजर आने लगा, जो इतना फैला कि राहु को निगलने वाला था। मगर राहु इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने झट से रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके खुद का बचाव किया। जिस जगह पहले खड़ा था उस जगह एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी आंखें तो नहीं थी, फिर भी वह राहु को बड़ी आसानी से देख पा रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कई सारी लताओं को उसकी तरफ भेज दिया। राहु ने कलाई घुमाई और अपनी एक तलवार को बाहर निकाल लिया। वह चक्रवर्ती सम्राट स्तर पर था। उसकी ताकत कम नहीं थी, असल में वह करण से ज्यादा ताकतवर ही था। उसकी तलवार में उन सब लताओं को सैकड़ों टुकड़ों में काटकर दूर फेंक दिया। क्या हो तुम? राहु थोड़ा घबरा गया था। उस पेड़ से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। उसकी आभा भी बड़ी डरावनी थी। राहु उसे और ध्यान से समझ पाता। एकदम से उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। खतरे को भांप उसने उड़ान भरी। वह 50 मीटर ऊपर आया ही था। जमीन से बड़ी बड़ी पेड़ की संख्याएं निकली, जिसने जमीन को फाड़कर उसके पैरों को जकड़ लिया। राहु ने तलवार की मदद से उसे काटने की कोशिश की। इससे पहले ही जमीन से उठकर एक पौधा उसके सिर पर आ गया। उसकी पत्तियां उसके हाथों पर गिरी। आह आह, राहु चिल्लाया। वह पत्तियां उसके हाथ पर गिरकर उसे जला रही थी। ऐसा मान लो वह पत्ती असल में तेजाब थी, जिसकी गुणवत्ता आम तेजाब से 50 गुना ज्यादा भयानक थी। राहु की चमड़ी जलकर बाहर आ गई। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। राहु ने अब भी अपनी मदद करने की कोशिश की। वह अपने असली रूप में आने लगा, पर उस छोटे से पौधे ने अपनी जड़ों को उसके दिमाग में घुसाना शुरू कर दिया, जिससे वह अपना असली रूप तक लेने में असमर्थ रहा। ये देख पिस्टल बिस्ट के मुंह से यही निकला, तुम्हारी जान तो बच गई। उसका मन कर रहा था वह प्रियांशी के गाल पर पप्पी ले ले। उसकी वजह से उसकी जान बच गई। राहु जैसा भालू इस हालत में पहुंच गया। वो तो एक पिद्दी सा झींगा था, उसको तो ये पौधे खा ही जाते। तभी बगीचे के और भी पेड़ जाग उठे। उनकी दहाड़ से उस जगह की जमीन कांप उठी। उन्होंने भी अपनी ताकत से राहु को अपनी तरफ खींच लिया। जमीन पर आते ही राहु की चीख तक गायब होने लगी। अच्छा मर जाएगा, काला भालू कबीले का एक पाप तो खत्म तो होगा। प्रियांशी की बात से करण सहमत नहीं था। उसके ज्वाला पक्षी किंग को देखा। इशारा समझ ज्वाला पक्षी किंग अपने असली रूप में आ गया। अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाकर वह उस बगीचे के ऊपर आ गया। उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, उसके भाई ने लाडो की हत्या की थी। तुम उसकी जान क्यों बचाना चाहते हो? प्रियांशी को राहु का सांस लेना खलता था। उसका मन था वह खुद उसका काम तमाम कर दे। करण ने कहा उसकी मौत निश्चित है, लेकिन अभी नहीं। और तभी ज्वाला पक्षी किंग ने अपना मुंह खोलकर उस जगह आग की बरसात कर दी। एक बड़ा सा गोला उसी जगह पर जाके गिरा जहां पर राहु की कब्र गड़ने वाली थी। एक तेज धमाके के साथ उस जगह के पेड़ जलकर राख में बदल गए और कुछ इम्पैक्ट से दूर गिर गए। इसमें राहु को अपनी जान बचाने का मौका मिल गया। उसने जमीन पर पड़ी तलवार को उठाया। सबसे पहले उस पौधे को काटकर सिर से फेंका, तब जाकर उसे वापस अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल आया। करण ने तेज आवाज में कहा, ये सब जंगली राक्षसी पेड़ है, इन सब के अंदर प्रकृति का कोई रूप नहीं है। इन सब को खत्म करके अपनी आत्मा को ताकतवर बनाओ। उन पेड़ों को करण नहीं मारता, मगर यह सब दरिद्रगी से भरे हुए थे। आज नहीं तो कल यह इस शहर से बाहर जरूर निकलेंगे। सुंदर वन जंगल में इनका आतंक फैल सकता था। आम मासूम लोग इससे मर सकते थे। इनको मारना कोई गलत काम नहीं था, ऐसा लोगों को लग रहा था। मगर करण की नज़र तो उस रस पर थी जो उनके अंदर बह रहा था। प्रियांशी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसकी ऊर्जा अंदर से बिखरी बिखरी है। ये रस उसकी आत्मा को ताकतवर बनाने में बहुत काम आ सकता है। करण के दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे थे। उसी दौरान प्राचीन बिजली चिल कबीले के श्रेष्ठों और बाकियों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उस जगह युद्ध शुरू हो गया। सामने थे सैकड़ों पेड़ जो लगातार अपनी ताकत से उन लोगों को खत्म करना चाहते थे। मगर सामने वाले भी कमजोर नहीं थे।
उनके हर हमले का जवाब बड़ी ताकत से दे रहे थे। पर करण एक चीज देख पा रहा था, ये लोग जमीन पर जाकर क्यों लड़ रहे हैं, इनका दिमाग खराब है क्या? करण उन लोगों से निराश था। दरअसल वह लोग जमीन पर जाकर उन पेड़ों को काट रहे थे। इस बीच होता क्या कि कुछ पेड़ किसी को पकड़ लेते, फिर किसी दूसरे को उसकी मदद करनी पड़ती। इन सब में सिर्फ एक चीज थी जो बर्बाद हो रही थी, समय। इसमें सिर्फ समय खराब हो रहा था। प्रियांशी इस लड़ाई में नहीं उतरी थी और उसे भी ये देखकर चिढ़ हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो जमीन के प्राणी है और तुम लोग जमीन पर जाकर उससे लड़ रहे हो। उड़ने की काबिलियत ट्रांसपोर्ट स्टेशन में काम करने के लिए हासिल की है क्या? उसकी डांट सुन सबके चेहरे लाल पड़ गए। बात तो सही थी, जब वह आसमान में उड़कर आराम से हमला कर सकते थे, फिर उनके मुंह पर लड़ने की क्या जरूरत थी? यह कोई मुकाबला थोड़ी न हो रहा था, यह युद्ध था जहां दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना होता है, ना कि उसकी कमजोरी को उनकी ताकत में बदलकर खुद को खतरे में डालने का। बहरहाल कुछ गालियां खाने के बाद सबको अकल आई। आसमान में आकर वह लगातार हमले करने लगे। इससे पेड़ पौधे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा था। इन सब में सबसे असरदार ज्वाला पक्षी था। पेड़ की कमजोरी आग थी और ज्वाला पक्षी किंग था ही लावा का बीस्ट। उसकी गर्मी से वह ताश के पत्तों की तरफ गिरते चले जा रहे थे। पिस्टल बिस्ट को ये देखकर जोश आ गया। अब हमारी बारी है, ये सुनते ही करण ने उसे बर्फ में जमा दिया। तुम क्या सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? रस तक नसीब नहीं होगा हमें। चुपचाप बैठे रहो, करण ने सख्ती से कहा। पिस्टल बिस्ट को एक ही हमला करने आता था, मगर वह हमला भी इतना भयावह था, दुश्मन को दूर साथी पहले जख्मी होंगे। पिस्टल बिस्ट का मुंह उतर गया। करण ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वह मुंह फुलाए या फिर कुछ और। तभी करण और बाकियों को एक ताकतवर आभा महसूस हुई। सबकी नज़र जमीन पर पड़ी। उस जगह की जमीन उधर रही थी, मानो कोई चीज बाहर आने के लिए तैयार हो। दूर हटो, प्रियांशी चिल्लाए। ये सुन सब हड़बड़ाकर उस जगह से दूर जाने लगे, लेकिन इससे पहले ही जमीन के अंदर से पेड़ जितनी बड़ी बड़ी लताएं निकली। उनकी संख्या 10 भर ज्यादा थी, जिनका निशाना वह सब लोग थे। इससे बाकी सब तो ऐसे तैसे करके बच गए, मगर फ्लोटिंग अकादमी की चिंकी बच नहीं पाए। उसे जकड़ लिया गया। मदद! चिंकी चीखी। वो पता उसे जमीन की तरफ ले जा रही थी। अगर वहां तक पहुंच जाती तो उसका मरना पक्का था। पूजा ने झट से अपनी रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया। सूर्य! चीखी। सूर्य ने अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके 2 आग से बने चक्र बनाए, जो तेजी से उड़ते हुए पूजा के पैरों पर आ गए, जिन पर कदम रखकर वह बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई। तभी उसके ऊपर पौधे नजर आए, जो उसे खत्म कर देना चाहते थे, मगर वह उसके पास आते। मनी उनके बीच आ गया। उसने अपनी डिफेंस तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें उसी जगह पर रोक दिया। चिंकी को बचाओ, मनी चिल्लाया। पूजा भी उसी की तरफ बढ़ रही थी। अंडस्को 1312 to 1314। असुर वृक्ष। जमीन से निकली उस बड़ी लता ने अपनी तेजी और ताकत से चिंकी को जकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ खींचकर ले जा रहा था। पूजा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गई थी। सूर्य के चक्र पर पैर रखकर वह बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। उस पर हो रहे हमले मनी संभाल रहा था, और कब तक संभाल पाता ये देखने वाली चीज थी। वहीं पूजा उन सब लताओं से बचकर चिंकी के पास पहुंच गई। अपनी तलवार में उसने शक्तियां चैनल की सर आवाज करते हुए उसने लता पर हमला किया। इसमें उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसका असर भी हुआ। पता बीच में से कट गई। चिंकी ने झट से इसका फायदा उठाया, उस जकड़ से निकलकर बाहर आ गई। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों तेज गति से उड़े, मगर तभी मनी का कवच तबाह हो गया। पौधे की बारिश होने लगी, जो अपने पत्तों को हवा में छोड़ रहे थे। मनी को एक पत्ता छू गया, दर्द से उसकी चीख निकल गई। हड़बड़ाकर वह उस जगह से दूर हुआ। उसकी आंखों में दर्द था और हाथ में गहरा जख्म। इससे भी ज्यादा उसे फिक्र थी पूजा और चिंकी की, जो उन पौधों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। जल्दी इस जगह से निकलना होगा, पूजा ने इतना कहा ही था। तभी उसके सामने जमीन से निकली बड़ी लता आ गई, जो इस बार उन दोनों को जकड़ पर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। पूजा इस खतरे को भांप गई। उसने और चिंकी ने अपनी दिशा बदल दी, मगर उस जगह 2 और लताएं आ गईं। वह इतना विशाल थी मानो कोई बड़ा ड्रैगन आ गया हो। फंस गए हम। चिंकी का घबराना स्वाभाविक था। ऊपर से पौधे और उनके पत्ते, चारों दिशाओं से वह विशाल लताएं। उनका मरना इस जगह पक्का था। मगर तभी पूजा ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ तेज गति में उड़ाकर ले गई। सामने बड़ी सी लता थी, जो ड्रैगन की तरह लहराते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। क्या कर रही हो? चिंकी चीखी। जवाब मिलने से पहले ही लता नजदीक आ गई। पूजा ने अपनी तलवार से उसे उसी जगह रोक दिया। शक्तियों का तेज झोंका उठा। उसी समय पूजा ने चिंकी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। जहां पर सूर्य ने आते ही चिंकी को पकड़ लिया, वह उसे उस जगह से दूर ले गया।
नहीं नहीं, चिंकी की आंखें नम हो गई। पूजा ने उसे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। वह उनकी टीम की लीडर थी और उन सबसे ज्यादा समझदार भी। उनके दिल में उसके लिए अलग जगह थी। एक बार के लिए वह अपनों की बात नहीं मानते थे, मगर पूजा की हर बात को सुनते थे और उसे मानते थे। उसे अब इस तरह से मरते वो लोग देख नहीं सकते थे, पर हालात उनके काबू से बाहर के थे। ये बगीचा उनकी सोच से ज्यादा भयावह था। वहीं जैसा कि लगा था, पूजा उस लता को चंद पल भी एक जगह नहीं रोक पाई। दबाव के कारण उसकी तलवार झटक कर दूर गिर गई। उस लता ने उसे अपनी पकड़ में लिया। सबकी नज़रों के सामने वह उसे जमीन की तरफ ले जाने लगा। पूजा ने अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया, मगर उसके ऊपर पौधों ने आके कब्जा कर लिया। वह अपनी जड़ों को उसके शरीर में घुसाने लगे, जिससे उसे बेइंतहा दर्द महसूस हुआ। तभी जमीन से एक बड़ा सा मुंह निकल आया। अब भी वह जमीन के अंदर था, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ था, और वो भी इतना बड़ा और डरावना था, कमजोर लोग देखकर ही मर जाते। पूजा उसी के मुंह में जा रही थी, जो लगभग उसके मुंह के अंदर आ ही गई थी। सबको लगा कि पूजा का खेल तो खत्म है। ऐसा होने से पहले ही तेज शक्तियों का झोंका उठा। एक शरीर बिजली की गति से आगे बढ़ा। तलवार चलने की आवाज आई। पूजा जिस लता से जकड़ी थी वह हिस्सों में बंध गई। पूजा फट से उसके अंदर से बाहर निकली। अपने मदद करने वाले को देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी आसमान से जो पौधे गिर रहे थे उनके ऊपर एक फिगर नजर आया। वह प्रियांशी थी, जिसने अपने दोनों हाथों को लहराया। उस जगह का तामपान गिरा, जिसके साथ वह सारे पौधे बर्फ में क्यूब में कैद हो गए। उनके बीच एक और फिगर नजर आया। वह शिवम था, जिसने अपनी बिजली शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सब पर बिजली से हमला कर दिया। बर्फ के क्यूब टुकड़ों में बट गए, जिसके साथ वह पौधे भी तबाह होने लगे। बूम बूम धमाकों की रेल लग गई। जमीन के अंदर जो मुंह था वह नाराज हो गया। उसने अपनी लताओं को उन पर हमला करने के लिए भेजा, मगर उनके बीच आ गए शाबी और राभी। उन दोनों ने अपने हाथों में बिजली के बड़े बड़े चक्र बनाए, जो उन लताओं को काट कर अलग करने लगे। जमीन पर जो पेड़ पौधे थे ये देखकर वह भड़क उठे। उन सब ने अपने मुंह से हरे रंग का पदार्थ छोड़ा, जिसे ज्वाला पक्षी किंग ने अपनी आग से जलाकर राख में बदल दिया। साथ में उसने आसमान में कई सारे लावा से बने पंजे बनाए, जो उन सब पड़ों पर जाकर गिरा। उस जगह आग की लहर दौड़ पड़ी। करण ने ये देख पूजा से पूछा, तुम ठीक हो? उसकी मदद करने वाला असल में करण ही था। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये जगह हाल पूछने के लिए ठीक नहीं है। वह दोनों उस मुंह के ऊपर ही उड़ रहे थे, और करण उसको नजरअंदाज करके पूजा का हाल चाल पूछ रहा था। पूजा को तो करण का बर्ताव पता था, मगर वह मुंह इस चीज से अनजान था। उसे तो करण पर गुस्सा आ गया, जिसे उसने जाहिर भी किया। एकदम से उस जगह की जमीन कांप उठी। अलग अलग जगहों को चीर कर लाल रोशनी फुट पड़ी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि राभी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। दूर हट जाओ, राभी दर्द में चीखा। राभी 5वें चरण का चक्रवर्ती सम्राट था। उसे इस रोशनी ने इतना दर्द दे दिया, मतलब खतरा इस बार कुछ ज्यादा बड़ा था, जिसे समझ सब लोग उस जगह से दूर होने लगे। उस समय जमीन से कुछ तो बाहर निकल रहा था। वह दरअसल उस मुंह का शरीर था, जो एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। जमीन से 2 बड़े बड़े हाथ बाहर निकले, जिन्होंने अपने बाकी शरीर को उठाया। जब ऐसा हो रहा था, उस जगह के आम पेड़ दबकर कुचले जा रहे थे। जब वह पूरी तरह से खड़ा हुआ, तब सबको दिखा एक विशालकाय पेड़, जिसकी 2 लाल खाली आंखें थी, मुंह बहुत बड़ा, उसकी लताएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जिन पर कई सारे पौधे चिपके हुए थे। उसमें एक खास बात और थी, हर लता के बीच एक छेद था, जहां से लाल रोशनी निकल रही थी। पेड़ ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई। करण की आंखें छोटी हो गई। उसे अग्नि ने कहा, यह आत्मिक पेड़ नहीं है, बल्कि असुर वृक्ष है। असुर वृक्ष? यह कोई नई जाति है? करण ने पूछा। वह लोग राक्षस जाति के शहर में थे। इस जगह राक्षसी जाति का होना आम बात था, मगर यह असुर कहाँ से आ गया? ऊपर से करण को उसकी ऊर्जा भी बहुत मजबूत लग रही थी। अग्नि ने इसका जवाब दिया, असुर जाति को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे इंसान जाति या फिर बीस्ट जाति। इनके अंदर अलग अलग नस्ल और जातियां होती है, मगर उन सबको इंसान ही कहा जाता है। इसी तरह से राक्षस जाति, दानव जाति, दैत्य जाति, प्रेत जाति और भी है पिशाच बेताल। बताने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। यूं समझ लो, असुर के अंदर ही सारी जातियां सम्मिलित है। इतनी सारी जातियां होती है इनमें। करण का मुंह कुछ पल के लिए सूख गया था। इतना सब सुनकर उसके दिमाग में दर्द हो रहा था। यहाँ एक दानव वंश ने उसका जीना हराम कर रखा है। अगर बाकी सब भी अस्तित्व में है, फिर तो करण को छुपकर रहना ही बेहतर है। अग्नि ने हंसते हुए कहा, ये तो बस चंद जातियां हैं, डाकिनी और शाकिनी जाति, यक्षिणी, मंदेह जाति, जो रोज जीते हैं तो मरते हैं, तुम उनसे मिलोगे तो पागल हो जाओगे। और डाकिन शाकिनी जीती से दूर ही रहना, पता है वो
समझ गया मैं, जनगणना केंद्र नहीं खोला है मैंने, करण जेब गया था। पता नहीं क्या क्या बके जा रहा था, लेकिन इससे एक बात तो करण को साफ हो गई। युद्ध देवता और या बाकी के ताकतवर लोग उसे हर बात क्यों नहीं बताया करते थे। चूंकि वो करण को डराना नहीं चाहते थे, या फिर उन्हें पता था इससे करण का दिमाग ही खराब होगा। बहरहाल करण उस अग्नि की नॉलेज से परेशान था। वहीं प्रियांशी और बाकियों के माथे पर शिकन थी। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, शिवम बड़बड़ाया। इस पर प्रियांशी ने अपनी तलवार को निकाला। इसका सिर्फ मेरा, प्रियांशी को तो उसको मारने की आग लग रही थी। जो सुन वो लोग कुछ कहते इससे पहले ही उन्हें सामने वाले पेड़ की आवाज सुनाई दी, तुम इंसान, तुम मुझे मारोगे। इस जगह बिना इजाजत आके तुम सब मुझे मारना चाहते हो। असुर वृक्ष ने अपनी लताओं को झटका। आसपास का आयाम चटकने लगा। उसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। आकार तो इतना बड़ा था कि करण और बाकी लोग खरगोश लग रहे थे। प्रियांशी के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। ये पेड़ तो बात भी कर सकता है। अब तो उसका मुंह मेरा ही है। प्रियांशी उसे मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी, मगर करण ने उसके हाथ को पकड़ लिया। प्रियांशी ने हैरान नजरों से करण को देखा, जो उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। बात करके मामला खत्म करते हैं, करण उसे पीछे किया। शिवम घबरा गया, लीडर इससे क्या बात करनी है, हाँ थोड़ी मेहनत करनी होगी, मगर इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। करण ने हाथ ऊपर करके उसे चुप करवा दिया। असुर वृक्ष की आंखों में आंखें डालकर वह उसके पास जाने लगा। असुर वृक्ष ये देख जोरों से दहाड़ा। शायद वह करण को डराने की कोशिश कर रहा था, जो करण पर असर नहीं किया। लीडर को रोकिए, वह उसके पास क्यों जा रहे हैं? राभी ने प्रियांशी को देखा। उसे आशा थी वह उसे रोक लेगी, मगर वह बिल्कुल शांत थी। इससे सब और भी ज्यादा हैरान हो गए। एक पल के लिए तो उन्हें लगा करण के मरने के बाद प्रियांशी लीडर की गद्दी हासिल करना चाहती है। वह लोग ऐसा सोच रहे हैं, प्रियांशी को भनक भी लगती। इन सबको गर्म तवे पर नंगा करके भांगड़ा करवाती। इधर करण को बिना डरे उसके पास आता देख असुर वृक्ष बस करण पर हमला करने ही वाला था, मगर तभी उसकी नज़र करण के हाथों पर गई, जहां करण ने अग्निहास तलवार को पकड़ रखा था। ये तुम्हारे पास कैसे आए लड़के? उसकी गहरी आवाज रोंगटे खड़े कर रही थी। पर करण के नहीं, उसने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, तुम इस जगह सूझबूझ वाले पेड़ हो। यानी तुम राक्षसी ऊर्जा के संपर्क में नहीं आए, बल्कि तुम खुद नकारात्मक ऊर्जा के हो। सही कहा ना मैंने? असुर वृक्ष। असुर वृक्ष की आंखें नम हो गई। तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? खैर, ये तलवार राक्षस जाति की अमानत है। अगर जिंदा रहना चाहते हो इसे वापस कर दो, मैं आज का दिन भूल जाऊंगा। तुम्हें ये चाहिए, मगर इस तलवार ने मुझे मास्टर मान लिया है। अब ये राक्षस जाति की अमानत नहीं है, करण ने कहा। असुर वृक्ष गुर्राया, अमानत चोर, राक्षसी तलवार तुम जैसे लड़के को कैसे चुन सकती है? जरूर तुमने कोई तरकीब लगाई होगी। आखिरी मौका देता हूं, वापस कर दो। असुर वृक्ष ने अपनी एक टहनी करण के सामने कर दी। करण ने कुछ पल उसे देखा, फिर अग्निहास को उसकी लता पर फेंक दी। रख लो, रख सको तो। असुर वृक्ष ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, मगर जब उसने उसे अपनी तरफ लाया, अचानक से उस तलवार का वजन बढ़ गया। उसकी पता नीचे जाने लगी। असुर वृक्ष ने हड़बड़ाकर अपनी सारी लताएं लगा दी, मगर वजन इतना ज्यादा था कि उसकी सारी लताएं जमीन में धंस गईं, जिसके ऊपर थी अग्निहास तलवार। असुर वृक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर तलवार उससे उठी नहीं। प्रियांशी और बाकी सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। वो दोनों शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे। फिर एकदम से करण ने उसे अपनी तलवार दे दी, जिसे असुर वृक्ष उठा भी नहीं पा रहा था। वो एक टूटी तलवार को नहीं उठा पा रहा, यह इतना कमजोर है, चिनकी बड़बड़ाए। बड़ी दुकान मीठे पलवान लगे उसे तो। पूजा ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, वह कमजोर नहीं है, तलवार का वजन इतना ज्यादा है जो जमीन को भी धंसा रहा है। प्रियांशी के अलावा बाकी सब दंग थे। उन्होंने ध्यान दिया तो सच था। असुर वृक्ष की लताएं जितनी कोशिश करती, तलवार उसे और धंसा देती। असुर वृक्ष ने पूरी कोशिश करने के बाद आखिरकार अपनी हार मान ली। अपने अपनी लताओं को तोड़कर उसने उसे अकेला छोड़ दिया। यह नहीं हो सकता, एक इंसान को इसने अपना मालिक मान लिया। असुर वृक्ष शोक में था, होना भी था। उनके सम्राट को इस तलवार में भाव नहीं दिया था। इस्तेमाल करने के लिए भी इतना रुबाब दिखाती थी, जिसका कोई हिसाब नहीं था। और अब वह एक आम इंसान का हथियार बन गई। उसने अजीब नजरों से करण को देखा, जिसने अपना हाथ आगे किया। अग्निहास वापस करण के हाथों में आ गई। अब कुछ कहना चाहते हो? करण ने तलवार को स्टोरेज रिंग में रखा। असुर वृक्ष ने कुछ पल की शांति के बाद कहा, मैं राक्षसी जाति में रहता था। मेरे सम्राट इस जाति के थे और ये तलवार सम्राट से भी बढ़कर थी। इसने तुम्हारा चुनाव किया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। यही सुनना था, करण ने कहा। फिर हाथ बांधकर बोला, मुझे उन पेड़ों का रस चाहिए, इससे तुम्हें कोई शिकायत है? इस पर असुर वृक्ष ने कहा, मैं अपने और लोगों को मरने नहीं दूंगा।
अगर वह लोग अपनी मर्जी से रस देने के लिए तैयार है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी बेवजह खून खराबा करना पसंद नहीं करता। अपने लोगों से पूछो क्या वह इसके लिए राजी है। करण हमेशा कोशिश करता था लड़ाई न हो, बातचीत से ही सब कुछ निपट जाए। मगर इसके पीछे एक वजह और थी। वह सब इस असुर वृक्ष को मारने की कोशिश करते। आखिर में बेशक वो उसे मार देते, मगर इससे सबकी ऊर्जा काफी खत्म हो जाती, जिसे भरना उनके लिए मुश्किल था। चूंकि इस जगह राक्षसी ऊर्जा थी जो उनके लिए जानलेवा थी। असुर वृक्ष कुछ देर करण को देखता रहा, फिर अपने पेड़ों से अपनी भाषा में बात करने लगा। उसके बात करने का तरीका अलग था। वह जमीन पर अपनी लता को मारकर उनसे संभावत कर रहा था। अंडस को करण ने नहीं बढ़ाई अपनी ताकत। करण के पास अग्निहास तलवार थी, यानी राक्षस जाति की सबसे अनमोल धरोहर, जिसने करण को अपना मालिक स्वीकार कर लिया था। उसे खुद राक्षस सम्राट मारने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो बस असुर वृक्ष था। उसने करण की बात मानकर अपने पेड़ पौधों से बात की। पहले वह माने नहीं, मगर उनका नेता उनके सामने था, इस वजह से वह लोग इसके लिए तैयार हो गए। असुर वृक्ष ने करण को देखकर कहा, यह मान गए हैं, आप इनसे उस रस को ले सकते हैं। बस इसका ध्यान रखना सारा रस न खत्म हो, वरना ये सब मर जाएंगे। फिक्र मत करो, बस जरूरत के हिसाब से ही लेंगे। करण ने उसे आश्वासन दिया। उसके लिए इससे अच्छा किया था, बिना किसी बड़ी लड़ाई के उन्हें रस मिल रहा था। अब वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को तकलीफ का सामना करना पड़े। तुम सब जाकर रस मांग लो और जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। करण ने अपने लोगों को हाथ के इशारे से माल लूटने का इशारा लिया। किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। लीडर हमें उन पेड़ों के बीच भेज रहे हैं, लेकिन उस जगह तो खतरा है, हम उस जगह मर सकते हैं। राहु उस जगह जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था करण और असुर वृक्ष के बीच किस तरह का समझौता हुआ है। प्रियांशी ने किसी की परवाह नहीं की। गति का इस्तेमाल करके वह जमीन पर उतर गई। किसी को करण पर भरोसा हो या न हो, उसे आंख बंद करके था। अगर करण ने कहा है वह रस ले सकते हैं, मतलब वह ले सकते हैं, इसमें कोई शक करने का पॉइंट नहीं था। उन पेड़ पौधों ने जब प्रियांशी को देखा, उनकी नज़र पहले असुर वृक्ष पर पड़ी, फिर एक बड़ा सा पेड़ प्रियांशी के पास आया। पहले उसने एक बड़ा सा बर्तन बनाया जो उसकी संख्याओं से बना था, फिर उसमें अपने अंदर से रस निकालकर डालने लगा। प्रियांशी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये लड़का बिना लड़े है बार जीत जाता है, ऐसा कह वह आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गई। उसने राहु की तरह रस को पिया नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को अपनी आत्मा को देने लगी। इससे उसके आसपास एक गहराव बन गया, मानो कोई कुआं हो। पेड़ एक एक करके अपना रस बर्तन में डालने लगे और प्रियांशी बड़ी आसानी से अभ्यास करती रही। ये चमत्कार है, ये लोग जो हमें मारने के लिए तत्पर थे, अब एकदम से इतने दानवीर बन गए। चिंकी की आंखें खुली हुई थी। राहु को अब तक डर रहा था इस नज़ारे को देख। वह झट से जमीन पर उतर आया। तभी उसकी नज़र उसी पौधे पर पड़ी जो उसके दिमाग में घुस रहा था। एक पल के लिए तो राहु डर ही गया, मगर जल्दी ही एक बर्तन उसके सामने भी बना दिया गया और पेड़ पास में आके उसे अपना रस देने लगे। राहु ने आलती पालती बांधी और करने लगा उसका भोग। बाकी सबका डर भी खत्म हो गया। सब जमीन पर आकर पेड़ों से उनका रस लेकर अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के काम पर लग गए। करण ने सोचा कि उसे भी उस रस का भोग कर लेना चाहिए, कम से कम उसकी ताकत तो बढ़ेगी। पर आगे बढ़ते बढ़ते वह रुक गया। प्रियांशी की आत्मा का चक्रवर्ती सम्राट तक पहुंचना जरूरी है। मैंने रस लेना शुरू किया तो उसका अभ्यास अधूरा रह जाएगा। ऐसा सोच करण ने खुद को रोक दिया। उसे भी पता था उसकी आत्मा ताकतवर बनने में शायद उन सबका रस चूस ले, तब भी कोई गारंटी नहीं थी उसका एक चरण भी बढ़ेगा। इससे तो अच्छा है प्रियांशी अपनी आत्मा को ताकतवर बनाए। इधर असुर वृक्ष जमीन पर बैठ गया था, तब भी ऐसा लग रहा था मानो खड़ा हो। आप नहीं लेंगे इनका रस? असुर वृक्ष ने सवाल किया। करण ने ना में सिर हिला दिया। असुर वृक्ष को हैरानी हुई, पर इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने कहा, फिर आप राक्षस जाति की मदद किस तरह से करने वाले हैं? करण के सिर में दर्द हो गया। कुछ देर पहले वह बीस्ट उससे ऐसी बात कर रहा था, अब ये पेड़ भी उसका दिमाग खराब करने के लिए तैयार था। असुर वृक्ष ने कहा, 1000 साल से ज्यादा बीत गया है, पता नहीं वह लोग किस जगह पर होंगे, किस हालत में होंगे। मैं आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा हूं, मगर इस जगह से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, वरना वो लोग मेरे साथ भी। ऐसा कहते कहते असुर वृक्ष रुक गया। करण ने उसे एक नज़र देखा, मगर फिर उसे नज़रअंदाज करके हवा में ही बैठ गया। जमीन पर बैठता तो उसे सिर उठाकर बात करनी पड़ती न। असुर वृक्ष ने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आपकी क्या योजना है? करण ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि आंखें बंद करके उस तकनीक को समझने लगा जो उसे हाल ही में मिली थी। करण को ध्यान में जाता देख असुर वृक्ष ने भी कोई सवाल नहीं करा। प्रियांशी अब भी अपनी आत्मा को ताकतवर बना रही थी। लगभग 7 घंटे बाद उसने खुद को एक बड़े से कांच के सामने देखा।
कांच पारदर्शी था जिसके पर एक नई दुनिया थी। ये दुनिया थी चक्रवर्ती सम्राट की, जिसे कांच तोड़कर हासिल करना था। प्रियांशी ने अपने हाथों को लहराया कर सारी ऊर्जा को एकत्रित किया। उसके आस रखा बवंडर से बनने लगा था, जिसका दबाव इतना ज्यादा था वह कांच कांप उठा था। जाहिर था वह कांच उस ऊर्जा को संभाल पाने में असमर्थ था। अपनी ताकत को पहचान प्रियांशी ने अपना बवंडर गायब कर दिया। अपने असली शरीर में आकर आंखें खोली। आसपास देखकर वह उठने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक पौधा उसकी गोदी में आके सो गया। ए छोटे, उठो चलो, प्रियांशी ने उसे उंगली से उठाया। पौधा डर कर उठा, घबराते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। प्रियांशी के होठों पर मुस्कान तैर गई। वह बहुत छोटा सा पौधा था, सिर्फ पर लाल फूल और उसके मटकने से हिल रहा था। ऐसा लगा मानो कोई छोटा सा पप्पी अपने छोटे छोटे कदमों से भाग रहा हो। इधर आओ, प्रियांशी ने उसे बुलाया, पर पौधा छिप छिप कर उसे देख रहा था। उसे डर था प्रियांशी उसे मार देगी। उसने खुद देखा था प्रियांशी ने एक झटके में 100 से भी ज्यादा पौधों को मार डाला था। क्या पता इस दहशत से उसका मन न भरा हो और वह मन भरने के लिए उसका कत्ल कर दे। उसी दौरान एक पेड़ ने अपनी शाखा से उसे आगे कर दिया। वह नहीं रहा था, उसे घसीट कर लाया जा रहा था। जब वह प्रियांशी के पास पहुंचा तब वह डर से जमीन में मुंह डालकर छुप गया। प्रियांशी को हल्की हंसी आ गई। बाहर आओ। प्रियांशी ने उसे जमीन से निकाला, फिर अपनी हथेली पर रखकर बोली, तुम वही हो ना जिसने राहु को लगभग मार दिया था। दरअसल ये वही वाला पौधा था जो अपनी जड़ें राहु के दिमाग में घुसा रहा था। राहु ने उसे काट तो दिया था पर पूरी तरह से नहीं, और शायद यह अपने कटे हुए अंग दोबारा से उगा भी सकता था। पौधा डर और शर्म से हथेली में ही घुसा जा रहा था। अगली बार ऐसी शरारत मत करना, प्रियांशी ने उसके फूल को सहलाया, फिर उसे जमीन पर छोड़ दिया। मगर इतने से पौधे के अंदर भावनाएं आ गईं। वह टुकुर टुकुर प्रियांशी को देखता ही रह गया। उसे तो अब तक लग रहा था ये लोग दुश्मन है और उन्हें खत्म करने आए हैं, पर वह गलत था। इन लोगों का उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल प्रियांशी ने आसपास नजरें घुमाई। सब उठ चुके थे, असुर वृक्ष के पास बैठकर उसकी कहानियां सुन रहे थे। उसे अजीब लगा, मगर तब उसकी नज़र करण पर गई, जो अब भी आंखें बंद करके हवा में बैठा हुआ था। यह क्या कर रहा है? प्रियांशी चलकर असुर वृक्ष के पास आईं। पिस्टल बिस्ट ने कहा, महारे को लगता है तुम चुप ही रहो। प्रियांशी ने उसे चुप करवा दिया। असुर वृक्ष ने बताया, तुम्हारे लीडर किसी तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब उसने रस का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को ताकतवर नहीं बनाया? प्रियांशी भ्रमित हो गई। असुर वृक्ष को जवाब दिया, मुझे भी पहले यह अजीब लगा था, पर उन्होंने ऐसा करके सही किया, क्योंकि इस जगह का सारा रस तुम्हारी आत्मा को ताकतवर बनाने में लग गया। अच्छा। प्रियांशी सिर खुजलाने लगी। लगता है करण के साथ रह रहकर उसको भी उसकी आदत लग गई है। इसमें गलती प्रियांशी की नहीं थी। गुरुदेव ने पारो और प्रियांशी का शरीर पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया था। इस वजह से उन्हें रिसोर्स ज्यादा लगने लगे थे। फिर इन चीजों को अलग करके उसने पूछा, और तुम उन्हें क्या सुना रहे हो? मैं इन्हें अपनी एक लड़ाई का किस्सा बता रहा हूँ। जब मैं ऊंची दुनिया में हुआ करता था, जवान था, ताकतवर था, उस समय मैंने 3 मुंह वाले अजगर को मारा था, बिना किसी तकनीक के। अच्छा सुनाओ फिर मुझे भी। प्रियांशी आगे आई। शिवम ने पास में रखी लकड़ी को उठाकर प्रियांशी के बैठने के लिए लगा दी। बाकी सब जमीन पर थे, कुछ खड़े थे। प्रियांशी उस लकड़ी पर बैठकर करण को देखने लगी। असुर वृक्ष ने अपनी कहानी सुनाना दोबारा से शुरू कर दिया। इस दौरान वह पौधा कूद कूद कर प्रियांशी के पास चला आ रहा था, मगर छिप छिप कर वो प्रियांशी को ऐसे देख रहा था मानो कोई लड़का अपनी क्रश को देखता हो। बहरहाल आधी रात हो गई थी। सब करण में जागने का इंतजार कर रहे थे, और वह जाग भी गया जब उसने अपनी आंखें खोली। उसमें एक जीत की चमक थी, मगर वह चमक एक झटके में भ्रम में बदल गई। रात हो गई। करण जमीन पर आ गया। सब लोग असुर वृक्ष के पास थे। सब बस करण को देखे जा रहे थे। सच में पता नहीं चला इतना समय हो गया। मुझे लगा 10-20 मिनट ही बीते होंगे, करण ने उन्हें समझाया। प्रियांशी ने एक आह भरी, अभी क्या करना है? रात में निकलना चाहिए या नहीं? असुर वृक्ष का कहना है, अंधेरे में ज्यादा खतरा है, हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, जितना देर करेंगे उतना मुश्किल बढ़ेगी। शाम और काम अपने मकसद में पूरे हो जाएंगे। हमें अभी निकलना होगा। करण और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था, पहले ही इतना समय बीत गया था। असुर वृक्ष ने करण को समझाया, एक रात रुकने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस जगह से गया नहीं हूं, मगर पता है आगे बहुत खतरनाक मुश्किलें हैं, उन्हें देख लेंगे हम। प्रियांशी ने हाथ हिलाया। करण भी ऐसा ही कहने वाला था। असुर वृक्ष ने उन्हें कई बार समझाया, तब उसने भी बोलना छोड़ दिया। मगर अपनी जान को खतरे में मत डालिएगा, आप राक्षस जाति की आशा है। असुर वृक्ष ने करण की चिंता जाहिर की। फिर वहीं करण ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया
और वह लोग उस जगह से निकलने लगे। पर तभी प्रियांशी की नज़र उसी पौधे पर पड़ी जो उसे छुप छुप कर देख रहा था, जो अगले ही पल फुदक फुदक कर उसके पैरों के पास आकर अपने फूल से उसके पैर को सहलाने लगा। प्रियांशी भ्रमित हो गई। असुर वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे साथ आना चाहता है, शायद तुम इसे पसंद आ गई हो। अच्छा, प्रियांशी ने झुककर उस पौधे को हथेली पर उठाया। मेरे साथ आओगे? प्रियांशी ने भौहें उठाकर उसे घूर कर देखा। पौधे अचानक से उसकी हथेली पर नाचने लगा, मानो प्रियांशी को प्रभावित कर रहा हो। उसका नाचना कम मटकना ज्यादा था। असुर वृक्ष और बाकियों की हंसी छूट गई। प्रियांशी ने करण को आंखों से इशारा किया, पूछ रही थी, इसे अपने साथ ले लूं? तुम्हारी मर्जी, करण ने कंधे ऊंचका दिए। प्रियांशी ने पौधे से कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे हो। ये सुन पौधे ने अपने फूल का एक पत्ता तोड़कर प्रियांशी को दे दिया। प्रियांशी को तो ये बड़ा ही प्यार लग रहा था। उसने उसे अपने दूसरे कंधे पर बैठाया, एक पर पहले से पिस्टल बिस्ट जो बैठा था। क्या किस्मत है, महारे को पेड़ पौधों के साथ सीट बांटनी पड़ रही है। फिर उस पौधे को धमकाते हुए बोला, महारे से दूर रहना, बड़ा जालिम हूं मैं, एक चुटकी में थारी जान में चित्रे उड़ जाएंगे। पौधे ने ये सुनते ही अपनी जड़ें दिखाए, मानो कह रहा हो, बकवास बंद कर, वरना अपनी जड़ों से तेरा सिर खोल दूंगा। बड़ा मासूम है। महारे मजाक को गंभीरता से ले लिया। पागल छोरा, नकली हंसी हंसते हुए वह 2 कदम दूर हो गया। उनकी छोटी लड़ाई से अलग करण और बाकी सब असुर वृक्ष से अलविदा लेकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। रास्ते में पूजा ने करण से पूछा, लीडर गुरु, अब तक एक बात रहस्य बनी हुई है, इतना शक्तिशाली असुर वृक्ष आपकी बात क्यों मानने लगा? सब अब भी इसी सवाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। करण जानता था ऐसा कोई सवाल आ सकता है, इसके लिए उसने पहले से एक मस्त बहाना सोच रखा था। मैंने उससे शर्त लगाई, मेरी तलवार का वजन उठा लिया तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, और वो शर्त हार गया। मजबूरन उसे मेरी बात माननी पड़ी। है, पूजा और बाकियों का मुंह देखने लायक थे। या ये लड़का उन्हें गधे का बच्चा समझता था, या फिर सच में वह लोग गधे के बच्चे ही थे। मतलब जान मान की बात पर कोई शर्त लगाता है क्या? उन्होंने सुना न हो पर देखा जरूर था। दोनों के बीच कोई तो गहरी बात हुई थी। ठीक है, वो बात नहीं बतानी समझ आता है, मगर यह शर्त का लॉलीपॉप तो मत दो। सबने अपने मुंह फेर लिए। दूसरी तरफ चांद की रोशनी नदी पर पड़ रही थी। आसपास जंगली जानवरों की लाशें पड़ी थी। उसी जमीन पर एक लड़की बदहाल हालत में थी। गहरी गहरी सांस लेकर वह अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी। वह सब काला भालू कबीले के लोग थे। नमन, मोनालिसा, कलवा जय और उनके साथ सुपारी क्लब का रॉय भी। उनके कुछ दूरी पर 1-2 लाशें और भी थी। वह सब काला भालू कबीले के लोग थे। तुम ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, लीडर को इसका पता चल गया ना। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। उनके सामने लड़की चीखी। असल में यह कोई और नहीं कामना थी, जिसका उसे डर था आखिर में वही हुआ। इन लोगों ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। वह लोग उसे मारकर रास्ते से हटाना चाहते थे। नमन को जोरों से हंसी आ गई। हा 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 हा। खुद को संभाल उसने कहा, तुमको क्या लगा था ऐसे उठकर आओगी, मेरे सपने पर अपनी तशरीफ रखोगी? पता है, तुमने खुद को मुझसे बड़ा समझ लिया था। मेरे सपने को कुचलने का जो सपना था तुम्हारा, मैं आज उसका बदला लूंगा। ऐसा कहा उसने पास में पड़ी एक बीस्ट की हड्डी लो उठाया। भारी कदमों से वह उसके नजदीक पहुंच गया। अंडस को दुश्मन या दोस्त, राक्षसी शहर के एक इलाके में काला भालू कबीले के सामना हुआ था। कुछ अजीबो गरीब दिखने वाले जानवरों से, जिनको उन लोगों ने ठिकाने तो लगा दिया। साथ ही साथ नमन ने अपनी दुश्मन को निपटाने के लिए भी मन बना लिया, यानी कामना का अंत, ताकि वह अपनी भड़ास निकाल सके। जो बेइज्जती उसे कामना की वजह से मिली थी, उसे वह खत्म करना चाहता था। रॉय की मदद से उसने कामना को खूब पिटवाया, इतना कि खड़े होने की ताकत उसके पास नहीं बची थी। अपनी तलवार का सहारा लिए वह गहरी गहरी सांस भर रही थी और बार बार एक ही बात रट रही थी, लीडर इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे जो तुम कर रहे हो नमन, और आपको भी श्रेष्ठ। ये सब लीडर को पता चला तो आप दोनों को वो छोड़ेंगे नहीं। नमन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वह जानवर की एक हड्डी उठाकर उसके पास जाने लगा। तुम मेरी जगह को हड़पना चाहती थी, नमन का पद छीनकर तुम मुझे अकड़ दिखा रही थी। नमन ने घुमाकर हड्डी कामना के मुंह पर दे मारी, जैसा कि उसके जान बची नहीं थी। बेचारी जमीन पर जाकर गिर गई। नमन ने उसके सिर पर अपना पैर रखकर उसके मुंह को रगड़ा। हराम जादी कोड़ी में तेरी औकात नहीं। उस दिन मुझे आंखें दिखा रही थी, भीख में पद क्या मिल गया? अपनी औकात को भूल गई साली, तू तो मरेगी। नमन ने पैर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। कामना की नाक टूट गई। मुंह और नाक से अविरल खून बहने लगा। नमन ने कोई रहम नहीं जताया, उसके मुंह को जमीन पर रगड़कर रख दिया। फिर कॉल से उठाकर उसने उसके गाल पर लगातार थप्पड़ लगाए, जिसके बाद उसे उठाकर पटक दिया।
ये तो कर ही गई है। नमन ने कलाई घुमाए और एक बीड़ी निकाली। उसे सुलगा के उसने कहा, लगा नहीं था इस नई पीढ़ी की लड़की को मारना इतना आसान होगा। फूल से ज्यादा कुछ नहीं थी यह। 2-3 कश लेकर उसने धुआं छोड़ा। मोनालिसा ने परेशान स्वर में कहा, यह हमारे कबीले की सबसे ताकतवर योद्धा है। आपको नहीं लगता इसे मारना सही रहेगा? काला भालू कबीले को ऐसे एसेट को संभाल कर रखने की जरूरत होनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? नमन ने नजर उठाकर उसे देखा। मोनालिसा घबरा गई। डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। चूंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास प्रस्ताव है। मुझसे विवाह कर लो और एक अच्छी स्वस्थ संतान को जन्म दो, जिसके मेरा खून हो। बदले में तुम कबीले की रानी बनोगी। जो इज्जत अब तक नहीं मिली थी, वह सब मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मोनालिसा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नमन ने हंसते हुए कहा, जानता हूं तुम राहु से इश्क करती हो और वह तुमसे इश्क करता है, मगर इश्क जिंदा लोगों से किया जाता है, मुर्दों से नहीं। राहु का अंत इस जगह निश्चित है। अब फैसला तुम्हारा है और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। नमन बस ऐसा कहने के लिए कह रहा था। मोनालिसा की ना आते ही वह उसे भी मारने का आदेश दे देता। उसके लिए अपने हित सबसे ऊपर थे। मोनालिसा भी कोई बच्ची नहीं थी, पर सामने वाला उससे उम्र में बहुत बड़ा था। उसकी पहले शादी भी हो चुकी थी, एक लड़की भी थी। हालांकि अब वह दोनों इस दुनिया में नहीं है। एक बीमारी से मर गई और लड़की को करण ने गलती से मार दिया। मोनालिसा ने कुछ पल इस बारे में गहराई से सोचा। अंत में उसे एक चीज नजर आई। काला भालू कबीले की रानी, मतलब आधे से ज्यादा सुंदर वन जंगल पर राज। इसी लालच ने उसके मन को घेर लिया। वह चलकर नमन के पास आए, उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, तुम सच में बड़े चालाक हो। मुझे किस तरह से मनाना है ये तुम बखूबी जानते हो। दौलत और शोहरत, यह ऐसी चीजें होती है जो किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। प्यार, प्रेमी रिश्ते, वादे बस शब्दों में सिमट कर रह जाते हुआ। उनका मोल तब तक रहता है जब तक आदमी गरीब हो। बहरहाल मोनालिसा का ये रंग नमन को भा गया। मोनालिसा मौकापरस्त थी, इससे ही यह पता चल गया। और ऐसी लड़की को संभाला नमन बखूबी जानता था। सिर्फ लोग ये जानते थे नमन की पत्नी बीमारी मरी, मगर असली वजह थी नमन की पीड़ा। वह उसे इतना टॉर्चर करता था, उसे इतना डरा धमका कर रखता था। वह अंदर से खत्म हो गई थी और एक दिन उसकी जान चली गई। तुम पास से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। नमन ने उसके बालों को छुआ, मगर तभी उसे और बाकियों को कुछ महसूस हुआ। नमन झट से मोनालिसा को लेकर झुक गया। उनके सिर से सन करके तलवार निकली। नमन ने झट से खुद को सीधा करके पीछे लात चलाई। चुनकी तलवार से हमला करने वाली कामना थी। जब उसने उसकी लात को देखा, अपने दूसरे हाथ से उस लात को पकड़ लिया, फिर इतनी तेजी से खींचा, नमन जमीन पर गिरा। लेकिन उसने खुद को संभाला, मगर कामना मौका देने के मूड में नहीं थी। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ा। मनाना है ये तुम बखूबी जानते हो। दौलत और शोहरत, यह ऐसी चीजें होती है जो किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। प्यार, प्रेमी रिश्ते, वादे बस शब्दों में सिमट कर रह जाते हुआ। उनका मोल तब तक रहता है जब तक आदमी गरीब हो। बहरहाल मोनालिसा का ये रंग नमन को भा गया। मोनालिसा मौकापरस्त थी, इससे ही यह पता चल गया। और ऐसी लड़की को संभाला नमन बखूबी जानता था। सिर्फ लोग ये जानते थे नमन की पत्नी बीमारी मरी, मगर असली वजह थी नमन की पीड़ा। वह उसे इतना टॉर्चर करता था, उसे इतना डरा धमका कर रखता था। वह अंदर से खत्म हो गई थी और एक दिन उसकी जान चली गई। तुम पास से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। नमन ने उसके बालों को छुआ, मगर तभी उसे और बाकियों को कुछ महसूस हुआ। नमन झट से मोनालिसा को लेकर झुक गया। उनके सिर से सन करके तलवार निकली। नमन ने झट से खुद को सीधा करके पीछे लात चलाई। चुनकी तलवार से हमला करने वाली कामना थी। जब उसने उसकी लात को देखा, अपने दूसरे हाथ से उस लात को पकड़ लिया, फिर इतनी तेजी से खींचा, नमन जमीन पर गिरा। लेकिन उसने खुद को संभाला, मगर कामना मौका देने के मूड में नहीं थी। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दी। नमन की जान हलक में आ गई। तलवार सीधा उसके गाल से टकराए। नमन को अपनी मौत नजर आ गई थी, पर इससे पहले कि वह मौत के रास्ते पर जा पाता, रॉय ने आके उसकी तलवार को पकड़ लिया। नमन के गाल में गड्ढा में गहरा जख्म आ गया था। कामना ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन रॉय के आगे सब व्यर्थ। और तभी नमन ने कामना के पेट पर लात मारी। कामना का संतुलन बिगड़ गया। नमन गुस्से में खड़ा हुआ, पास में पड़ी हड्डी को उठाकर उसने कामना के पेट में घुसा दिया। बड़ी मोटी चमड़ी की है, लेकिन मरेगी जरूर। नमन ने हड्डी को बाहर निकाला, फिर से उसे कामना के पेट में घुसा दिया। कामना की चीख गूंज उठी, जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। चल निकल, नमन ने लात मारकर उसे नदी में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ कामना डूब गई। अभी डूबी है, बाद में पानी पर तैरेगी भी। अगर पानी के बीच से उसकी लाश बच गई तो, टैंक महाराज ने मुस्कराते हुए कहा। नमन ने फिर से एक बीड़ी सुलगाई। इसका खेल तो हो गया।
अब उस कमीने गुरु और उस गद्दार राहु का भी अंत कर ही देते हैं। एक बार मेरे सामने आए वो लड़का, मौत का खौफ किसे कहते हैं, उसे बारीकी से बताऊंगा। रॉय अपनी जीवन में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह सिर्फ करण था। कलवा जय ने आगे आके कहा, शाम और काम नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगा था वह लोग हमारे साथ रहेंगे, पर वो तो दिखाई भी नहीं दे रहे। शाम अपनी ताकत को वापस लाने की कोशिश में लगा होगा। बहरहाल उस जगह से जो भी लूट मिली उसे लेकर निकलते हैं, यहाँ पर और भी बीस्ट हो सकते हैं। सबने इस पर हामी भरी। नमन उस जगह से जाने लगा, फिर एक जगह पर आकर रुका। अपने गाल पर आए जख्म को छूकर उसने एक नज़र नदी को देखा। साली मरते मरते भी जख्म दे गई। बदब कर वह उस जगह से चल पड़ा। इधर नदी में एक फिगर हाथ में रस्सी लिए तैर रहा था। यह असल में कोई और नहीं, रौबदार दल का राहुल था, जिसकी रस्सी से एक हुक बंधा हुआ था। और तभी उसकी नज़र एक सफ़ेद रंग मछली पर पड़ी। मिल गई। राहुल खुश था। इस मछली को ढूंढने के लिए उसने बड़ी मेहनत की थी। ऐसा कहते थे इस मछली की चमड़ी से जूते बनाए जाए तो वह जूते इंसान की रफ्तार को बढ़ा देते थे, और यह काम बिना तिलिस्मी कारीगर के होता था। राहुल की नज़र जैसी ही इस मछली पर पड़ी, वह अपने गुट से अलग होकर इसके पीछे पीछे इस जगह आ गया। मछली की रफ्तार राहुल से दुगनी थी, इसीलिए वह बड़ी आराम से उसके पास जा रहा था। खुशी से उसका दिल भरा हुआ था। उसके हाथ रस्सी को फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर उसी समय ऊपर से कुछ तो आने लगा। मछली को इसकी भनक लग गई। नहीं, राहुल ने फटाक से अपनी रस्सी को फेंका, लेकिन रस्सी के पहुंचने से पहले ही मछली उस जगह से भाग गई। हुक उस जगह पड़े पत्थर से जुड़ गया। क्यों? राहुल बौखला गया था। उसकी मेहनत का तमाशा जो बन गया था, ज्योतिका तो उसका मजाक बनाकर ही मार देगी। कौन है जिसने राहुल के काम को खराब किया? राहुल गुस्से में ऊपर गया था, मगर जब उसने किसी को शरीर को आते देखा, वह गंभीर हो गया, और जब उसने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें फट के बाहर आ गई। कामना। राहुल बिना ज्यादा सोचे उसके पास गया, उसे उठाकर पानी से बाहर जाने लगा। जल्दी ही वह उसे नदी के किनारे पर ले आया। वह एक वैद्य मास्टर था। सबसे पहले उसने कामना की धड़कन जांची, जो अब धड़कना बंद हो गई थी। ऐसा किसी आम इंसान को लगता। चुनकी धड़कन की आवाज बहुत धीमी थी। राहुल ने सुन लिया था, ये भूलकर कि कामना उसकी दुश्मन है। उसने सबसे पहले उसके पेट के जख्म को बंद किया, फिर उसके सीने को जोर जोर से दबाने लगा। इस दौरान उस जगह कुछ और फिगर नजर आए। ये सब रौबदार दल के लोग थे, जिनमें से एक ज्योतिका भी थी। ये तो कामना है, इसकी हालत किसने की? अच्छा हुआ तुम आ गई, इसके मुंह हवा दो, ऑक्सीजन की जरूरत है इसे। राहुल ने हड़बड़ाकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं इसे गले न लगाऊं? तुम मुंह लगवाना चाहते हो इस राहुल को क्या? ज्योतिका कैंची समाज की लगती थी क्या? इसका मुंह में तोड़ दे वो। राहुल ने अपना सिर पीट लिया, फिर उसने ही अपने मुंह से उसे सांस देने का मन बनाया। अब बेचारा करता भी किया। आसपास की हवा और ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा से लैस थी, जो कामना को जान से मार सकती थी। उसने अपनी दुश्मनी भुलाकर अपना मुंह आगे किया। हालांकि वह कामना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उन दोनों में जानलेवा बहस हो चुकी थी, फिर भी वह अपना पहला चुम्बन इस दुश्मन को देने जा रहा था। अपनी इज्जत को ताक पर रखकर उसका मुंह कामना के मुंह के पास पहुंच गया। उसके होठों से होठ टकराने के लिए तैयार थे, मगर वैसे ही कामना की आंख खुल गई, और अपने किसी सुआ को अपने मुंह पर समझ उसका हाथ सीधा उसके गाल पर पड़ा। ताड़। राहुल का सिर फिर गया। जब वह दूर हटा तब कामना को उसका चेहरा नजर आया। अभी तक तो उसे कोई सुअर उसे चाटता हुआ लग रहा था, मगर राहुल को उसका चुम्बन लेते समझ कामना का गुस्सा फूट पड़ा। ठर की साले, मुझे लाश समझकर मेरा फायदा उठा रहा है। उसने उठाई लात और दे मारी उसके मुंह पर। बेचारा राहुल टप्पा खाकर जमीन पर गिरा। उसका मुंह इस समय बड़ी ही गंदी चीज पर था, शायद वह किसी बीस्ट का वेस्ट था। छीक छीक। राहुल ने पास में बैठकर उल्टी करने लगा। होठों से होठ टकराने गया था, गोबर से टकरा कर आ गया है। ज्योतिका में सिर हिलाया, इसीलिए हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। इनाम की जगह लात और गोबर मिल सकता है। मुंह बंद रखो अपना। राहुल ने गुस्से में देखा उसे, फिर साफ कपड़े से अपनी जबान साफ करके कामना के पास आया। मैं तुम्हारा चुम्बन नहीं ले रहा था। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। तुम्हें सांस नहीं मिल रही थी, इसीलिए सांस देने की कोशिश कर रहा था। और हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है। ठीक होकर मेरे तलवे चाटना, और हाँ, मेरे पैरों की तस्वीर को अपने कमरे में सजाना समझी। मैं तुम्हारा गला काट कर बाजार में ना लटका दूं। कामना दांत पीसते हुए खड़ी हुई, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। खड़ा होना छोड़ो, वहां ढंग से हिल तक नहीं सकती थी। हिलो मत, वरना जख्म और बढ़ जाएंगे। राहुल उसके पास आके बैठ गया। कामना उसे देखती ही रही, और राहुल उसकी ग्याच करने लगा। नाक टूट गई है, निशान से लग रहा है। जमीन पर पटका है, पेट में छेद है।
किसी ने बिना धार वाली चीज से वार किया है। कई हड्डियां भी टूट गई है। यह मार से नहीं टूटी, दबाव से चटकी है। यानी किसी अनजान ने नहीं बल्कि जानने वाले ने मारा है। राहुल ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था। इससे कामना का चेहरा झुक गया। अब वह अपने दुश्मन को ये तो नहीं कह सकती उसके अपने लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है। हमें आगे निकलना चाहिए। हमने अब तक इस शहर को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। इसे छोड़ो और अपने रास्ते चलो, ज्योतिका बोली। बाकी लोग भी इससे सहमत थे, मगर राहुल नहीं, ये चल फिर नहीं सकती। और एक वैद्य मास्टर होते हुए मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। यह मेरे काम के लिए मेरा फर्ज है। कामना टुकुर टुकुर राहुल को देखी जा रही थी। उसका ये रूप तो उसने आज तक कभी देखा नहीं था। ये तो हमेशा उसे मारने की बात करता था, लेकिन आज वह उसे बचाने के लिए खड़ा है। ज्योतिका ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मगर इस जगह से चलो। मुझे कंटाल आ रहा है, एक ढंग की चीज हाथ नहीं लगी है मेरे। ज्योतिका का व्यक्तित्व बाकियों से अलग था। कामना दुश्मन थी, मगर जिस हालत में वो थी उससे दुश्मनी निभाना मतलब अपनी बेइज्जती। उसे नज़रअंदाज वह बाकियों के साथ आगे आगे चलने लगी। तुम जाओ मुझे छोड़कर, मैं संभाल लूंगी खुद को। कामना का रौबदार दल से और मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन राहुल ने उसे पीठ पर बैठा लिया। यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन यह मत सोचना मारूंगा नहीं, ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारा सिर काट कर गेंद बनाऊंगा, राहुल ने तपाक से कहा। कामना ने भी उसे धमकी दी, ठीक होते ही पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगी। इसी तरह से वह दोनों आपस में लड़ते झड़ते अपने सफर को जारी रखे रहे। इधर करण और उसके लोग एक विशालकाय झरने के पास खड़े थे। खल खल की आवाज से इलाका गूंज रहा था। ठंडी मदहोश हवाएं चल रही थी। हम उस झरने के लिए आए थे। राहुल ने करण को देखा, जो उस झरने को देख सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ? प्रियांशी ने पूछा। इस पर करण कोई जवाब देता तभी उन्हें किसी बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी। आसमान की तरफ जब उन्होंने नजरें की, उस जगह उन्हें एक बड़ा सा बिस्ट नीचे आता हुआ दिखा, जिस पर कुछ इंसान सवार थे। ये सब टैमर कबीले के सदस्य थे, जिनमें से एक सुप्रिया भी थी, जो करण को देखते ही उनके पास आ गई। आप लोग भी इस जगह पहुंच गए? मुझे तो लगा था अकेले अकेले ही पूरा सफर गुजर जाएगा। खैर, वो मैं। सुप्रिया कहते कहते रुक गई, फिर बड़ी बड़ी आंखों से करण को देखते हुए बोली, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। हमारे साथ सिर्फ 2 चक्रवर्ती सम्राट और आपके साथ 5 नहीं छोड़ी 6। थारे को मैं नहीं दिया कि? पिस्टल बिस्ट ने तिल्ली से भी पतले शरीर में पोंछ करके दिखाया, मानो दुनिया भर का प्रोटीन यही खाता हो। अंडिस्को 1315। हाँ पर भी मौत, ना पर भी मौत। पिस्टल बिस्ट अपनी मसल दिखा रहा था। इसमें वह ताकतवर कम और जोकर ज्यादा लग रहा था। सुप्रिया ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। ये प्राचीन बिजली चिल कबीले के श्रेष्ठ है, देवांश दल के नहीं। और यह राहु काला भालू कबीला का है। बस ये शिवम और ज्वाला पक्षी किंग मेरे साथ है। करण को पहले से इस सवाल का अंदेशा था, जिसका जवाब भी उसने अच्छे से बनाकर रखा था, लेकिन सुप्रिया ने ना में सिर हिलाया। काम तो ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं ना? फिर इस बात को नज़रअंदाज करके उसने कहा, ये सब छोड़ो, मेरे साथ बीस्ट फाइट करोगे? मैंने एक नया बीस्ट पाया है, इस बार मैं तुम्हें टक्कर दे सकती हूँ। सुप्रिया कब से करण से बीस्ट फाइट करना चाहती थी। हर बार करण ने ही उसे मना कर दिया था। ऐसे इस बार भी उसने उस पर कोई खास भाव नहीं दिखाए। उसका ध्यान उस झरने पर था जो सबको नजर आ रहा था। यही झरना है न वो? प्रियांशी ने पूछा। जवाब में करण कुछ कहता तभी उन्हें कुछ और लोगों की आवाजें सुनाई दी। बिना मुड़े भी करण आई, बाकी सब समझ गए। ये लोग अजगर वंश कबीले के थे, जिसमें सबसे आगे चल रहा था भवन राणा, जिसके पीछे बाकी सब लोग भी थे, जैसे कि गुन्नार और उनके श्रेष्ठ, जिन्होंने आते ही उस झरने को देखा। मगर उसके बाद उनकी नज़र करण और उसके साथियों पर गई। उसने ध्यान दिया, करण के साथ 2 से ज्यादा चक्रवर्ती सम्राट योद्धा है। इससे उसकी भौहें उठ गईं। तुम अपने साथ 5 चक्रवर्ती सम्राट लाए हो, ये किस तरह की चाल है तुम्हारी? भवन राणा और बाकी सब गुस्से में करण के सामने आके खड़े हो गए। और तभी पिस्टल बिस्ट चिल्लाने लगा, थारी आंख में मोतिया बिंदु है कि थारे को नहीं आता के? तुम्हारी ताकत भी चक्रवर्ती सम्राट जितनी है, कुचल कर रख दूंगा। उसकी बकबक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भवन राणा की नजरें तो करण पर थी, मानो वह उससे ही जवाब मांग रहा हो। करण ने शांत स्वर में कहा, लाया हूं अपने साथ 5 चक्रवर्ती सम्राट, 10 भी लाऊंगा। बोलो, क्या लोगे तुम? करण हर किसी को एक समान ही ट्रीट करता था, मगर अपने दुश्मनों के लिए उसके पास सिर्फ हिकारत होती थी। भवन राणा अपने दांत कटकटाने लगा, ये सब नियम के खिलाफ है, तुम नियमों से परे नहीं हो। करण की आंखें नम हो गई, गहरी आवाज में, मैं ही नियम हूं। ये स्टेटमेंट ही काफी थी सारे सवालों के लिए। भवन राणा ने सबको एक नज़र गुस्से में देखा, फिर टैमर कबीले की सुप्रिया से बोला, तुम सबको दिख रहा है न, ये लोग लीडर देवसेना के खिलाफ जा रहे हैं। हम सब के लीडर के खिलाफ जाकर इसने क्या हरकत की है?
कौन सी हरकत की है? सुप्रिया भ्रमित नजर आने लगी, मानो उसे कुछ पता न हो, मानो अभी अभी दूध का निप्पल छोड़ा हो उसने। भवन राणा का दिमाग घूम गया। नजर नहीं आ रहा है, या नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हो? इन बड़ी बड़ी आंखों से इतने सारे चक्रवर्ती सम्राट नहीं देख पा रही हो क्या? अच्छा अच्छा, तुम इनकी बात कर रहे हो। लीडर गुरु ने बताया, वो दोनों प्राचीन बिजली चिल कबीले के हैं, और यह वाला काला भालू कबीले से है। बाकी दोनों देवांश दल से है। इसमें नियम का टूटा। ए छोरी, महारे को फिर भूल गई। बजाऊं क्या चुटकी? थारे को डेमो तो देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगे? मेरे कान दर्द कर रहे हैं, प्रियांशी डांटी। इधर भवन राणा को सब समझ आ रहा था। टैमा कबीले की लीडर ने तोहफे दे देकर देवांश दल से दोस्ती बना ली थी। इनके देवांश दल से कोई खतरा नहीं था। असल डर तो इस जगह अजगर वंश कबीले और काला भालू कबीले के लिए था, जिनकी दुश्मनी किसी के मौत पर आकर खत्म होनी थी। बहुत भोली बन रही हो, दोस्ताना निभाया जा रहा है। देख लूंगा सबको, तुम सब इसका खामियामा भुगतोगे, और इसका तो मैं झींगा कबाब बनाऊंगा। भवन राणा ने पिस्टल बिस्ट को देखकर कहा था। फिर उन लोगों को नजरअंदाज करके वह उस झरने के लिए बढ़ गया। पिस्टल बिस्ट उसे गाली देता रहा। थारा कबाब बनाऊंगा मैं, झींगा होगा थारा बाप, थारी माँ। महारे को कमजोर समझा है कि मैं हूं बॉस, सबके उड़ा दूंगा होश। पौधे, इसका मुंह बंद करो। प्रियांशी का आदेश मिलते ही पौधा उछलकर दूसरे कंधे पर आ गया, जहां पिस्टल बिस्ट बैठा था। अपनी जड़ों से उसे डराकर चुप करवा दिया। ठीक है, पिस्टल बिस्ट कुछ कदम सरक गया, वरना पौधा सच में अपनी जड़ों को उसके अंदर डाल के उसे छन्नी बना देगा। उसकी जबान बंद कराकर प्रियांशी ने करण को देखा। वह उस झरने की तरफ जा रहा है। हम क्या बस इस जगह खड़े खड़े उसे जाने देंगे? प्रियांशी का सवाल जायज था। वह लोग आए ही इस जगह इतनी दूर थे। अगर भवन राणा और उसके लोग झरने से राक्षस देवता की नज़र में आ गए तो फिर तो उनकी मेहनत पानी में चली जाएगी। करण ने हाथ के इशारे से उन लोगों को शांत रहने के लिए कहा। इतना पागल वो भी नहीं था। लाडो का बदला छोड़कर वह इस जगह आना चाहता था। प्रियांशी और उसके लोग तो रुक गए, मगर टैमा कबीले के लोग नहीं। वह सब तेज कदमों से अजगर वंश कबीले के पीछे ही पहुंच गए थे। दोनों गुट झरने के सामने आ गए। झरने की खलखल से उस जगह का माहौल अच्छा बन रहा था। गुन्नार ने पूछा, यही वह झरना है जिससे देवता बना जा सकता है? इसी के बारे में लीडर ने हमसे कहा था। सुंदर वन जंगल के हर लीडर को इस झरने के बारे में मालूम था, मगर किसी ने भी उसे पाने की कोशिश नहीं की थी। पहली वजह थी उनके पास ड्रैगन ब्लड नहीं था, जिससे वह कवच में छेद करके अंदर आ सके। और एक और बड़ी वजह थी, जिसे भवन राणा ने बताया, ये झरना राक्षसी ऊर्जा वालों के लिए है, या फिर उनके लिए जो उस ऊर्जा को संभाल सके। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे लीडर्स भी इसके लिए काबिल नहीं है। हमें बस आसपास का सामान बटोरना है। इस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। गुन्नार ने इस पर हामी भरी। टैमा कबीले के लोग भी आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें भी ऐसा ही लगा था, मगर उन्हें यह एहसास नहीं हुआ। उनके पैरों के पास से हल्की रोशनी निकली। दूर से देख रहे करण ये देख लिया था, और तभी एक बड़ा सा शक्ति चक्र उन सब के पैरों के नीचे नजर आने लगा। यह क्या है? गुन्नार की आंखें छोटी हो गई। उसने चक्र पर पैर मारा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इससे दूर हटो। एक श्रेष्ठ उड़कर ऊपर जाने लगा, मगर यह उसकी आखिरी गलती थी। चक्र से एक काले रंग का हाथ बाहर आया, जिसने उड़ रहे श्रेष्ठ को अपनी मुट्ठी में बांधा। सबकी नजरों के सामने वह श्रेष्ठ पिचक ले मारा गया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सुप्रिया का दिल उसके मुंह में आ गया था। जो श्रेष्ठ मरा था वह 8वें चरण का महासम्राट था, फिर भी वह इस तरह से मर गया, मानो उसकी ताकत सिर्फ नाम की थी। अपना काम करके हाथ वापस से चक्र में चला गया। सब गहरी गहरी सांस ले रहे थे। इस नज़ारे ने उनकी आत्मा को भी हिला दिया था। कुछ की टांगें कांप रही थी, जिन्हें वह हाथों से पकड़कर शांत कर रहे थे। करण की टीम इस नज़ारे से सदमे में थी। साथ ही साथ वह करण का शुक्रिया भी कर रही थी। ये सब क्या है लीडर? शिवम ने पूछा। इस पर करण ने अग्नि की बात को याद करके कहा, यह देवता वाला झरना नहीं है, बल्कि राक्षस जाति का जेल है, जहां लोगों पापों के लिए सजा मिलती थी। इस काम को एक जंगली बीस्ट करता था, जो उस झरने के पीछे रहता है। मुझे बस ये देखना था, वह जिंदा है या मर गया, लेकिन लगता है वह अब तक जिंदा है और पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया है। जब करण ऐसा कहा था, तब सबको झरने के पीछे से हरी रोशनी की निकलती हुई दिखी। फिर किसी के भारी कदमों की आवाज। सबका ध्यान और नजरें उसी जगह पर टिक गईं। झरने के पीछे एक परछाई नजर आ रही थी, जो धीरे धीरे करके बाहर निकल आ गई। वह 2 कदमों पर चलने वाला बीस्ट था। शरीर छिपकली जैसा था, दुबला पतला, मगर कंधे पर एक बड़ा सा हथौड़ा। आंखें सुर्ख काली, आभा पूरी तरह से जानलेवा। उसका आभा मंडल ऐसा था,
लोग कंपा रहे थे, उनके अंदर डर घर कर गया था। छिपकली बीस्ट 2 कदम आगे आया, हथौड़ा जमीन पर पटक कर सबको देखते हुए गहरी आवाज में बोला, सालों बाद कोई इस जगह सजा लेने आया है। सबको सजा मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। गुन्नार कांप गया। श्रेष्ठ, हम गलती से इस जगह आ गए हैं, हमें जाने दीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। गुन्नार ने हाथ जोड़ लिए। उसे आशा थी छिपकली बीस्ट उन्हें जाने देगा, मगर उसको बीच में बोलता देख उसने हथौड़ा हल्के से पटका। एक खंजर चक्र से बाहर आया। उसने एक झटके में गुन्नार का एक हाथ काटकर उछाल दिया। गुन्नार चिल्ला पड़ा, दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वहीं हाथ छिपकली बीस्ट के हाथों में आ गया। उसने पहले उसे सूंघा, अजगर खून। उसकी महक लेकर वह उस हाथ को सबके सामने निगल गया। उन लोगों की हालत ये देखकर खराब हो गई। प्रियांशी ने करण से पूछा, हम इससे बात करके इस जगह से निकल सकते हैं न? असुर वृक्ष से करण ने बात की थी, फिर उसने उन्हें बड़ी आसानी से रस भी दिया और उन्हें जाने भी दिया। उन्हें लगा था ये छिपकली बीस्ट भी उन्हें जाने देगा, बस करण को 4 बातें तो करनी थी। मैं तो कहती हूँ उससे भी शर्त लगा लो। पूजा ने करण को जानबूझकर ऐसा कहा। चूंकि करण का बहाना अब भी उसे पच नहीं रहा था, मगर करण ने इस पर कुछ नहीं कहा। इधर अपने हाथ को किसी को खाते देख गुन्नार को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तुम चाहते क्या हो? छिपकली बीस्ट नाक सुर्खते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। तुम सबको तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तुम। छिपकली बीस्ट ने अजगर वंश कबीले के एक श्रेष्ठ की तरफ उंगली की। श्रेष्ठ घबरा गया। आपको कुछ काम है मुझसे? तुमने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है? छिपकली बीस्ट के सवाल से श्रेष्ठ ने नामे सिर हिलाया। मैंने शादी भी नहीं की, मैं शुरू से अपनी ताकत पर जोर देता आया हूं। सबूत है तुम्हारे पास? छिपकली बीस्ट ने पूछा। श्रेष्ठ का मुंह सूख गया। मैंने दुष्कर्म नहीं किया, इसका सबूत कैसे देते हैं? तुम मुजरिम हो। छिपकली बीस्ट ने अपना हथौड़ा पटका। चक्र से एक रोशनी फूटी, फिर वह श्रेष्ठ फूटा। उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए, जिन्हें छिपकली बीस्ट ने अपने पास लाकर उसे एक कटोरे में डाल दिया। उसका कटोरा एक बड़ी कढ़ाई थी। ये किस तरह का इंसाफ है, जो जुर्म क्या ही नहीं है, उसका सबूत कहाँ से आएगा? और वो श्रेष्ठ तो आदमियों को पसंद करते थे। ये तो गुंडागर्दी है। गुन्नार बोल पड़ा। दरअसल वह सच कह रहा था। उस श्रेष्ठ का टेस्ट अलग था, मगर यह बात वह सबके सामने बोलकर वह अपनी बेइज्जती तो करवा नहीं सकते थे। फिर भी इस छिपकली बिस्ट ने उस बेकसूर श्रेष्ठ को मार डाला। छिपकली बिस्ट को गुन्नार का बोलना भाया नहीं। उसने फिर से हथौड़ा पटका। एक खंजर चक्र से निकला। उसका एक और हाथ कटकर छिपकली बिस्ट के पास आ गया। उसे कटोरे में डालकर गहरी आवाज में, मेरे फैसले के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। गुन्नार के दोनों हाथ जा चुके थे। दर्द और पीड़ा से वह तड़प रहा था। भवन राणा ने सबसे कहा, वह हमें मारने के लिए बस एक बहाना बुन रहा है। असल मकसद तो यह है कि हम उसका खाना है। सबको इस बात का एहसास हो गया था। प्रियांशी और बाकी लोग भी दूर से ये देखकर बात को समझ रहे थे। लगता है ये हजारों सालों से इस जगह रहकर पागल हो गया है, मगर अपने काम को अब तक भूल नहीं पाया है। काम का बहाना लेकर वह बस अपनी भूख का इंतजाम कर रहा है। पूजा बड़बड़ाई। करण ने इस पर हामी में सिर हिलाया। वहां भवन राणा को पता था उन सब का मरना इस जगह निश्चित है, और तभी उसे करण का ख्याल आया। उसने नजर घुमाकर करण और उसके लोगों को देखा। सालों, हम अकेले क्यों मरे? फिर छिपकली बिस्ट से बोला, आपके और भी मुर्जिम इस जगह है, आपने उन्हें कैसे छोड़ दिया? पीछे हटो। करण ने सबको पीछे हटने के लिए कहा। खुद भी वह उस जगह से उड़ रहा था, मगर जब तक एक और चक्र उनके पैरों के नीचे नजर आने लगा। अब मत हिलना, प्रियांशी चिल्लाई, और सब अपनी अपनी जगहों पर रुक गए। कमीना। प्रियांशी को भवन राणा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वहीं उनके नीचे का चक्र उन्हें अपने साथ भवन राणा और बाकियों ले पास लाकर खड़ा कर दिया, और खुद पहले वाले चक्र में घुलकर गायब हो गया। एक बार निकल जाने दे, ऐसी मौत मारूंगी, जन्मों तक सपना बनकर याद आएगी। प्रियांशी और बाकियों का गुस्सा चरम पर था, मगर भवन राणा के होंठों पर क्रूर मुस्कान थी। डर लग रहा था, मर जाऊंगा, मगर देवांश दल का लीडर और उसकी पहली श्रेष्ठ को मरता देख ये डर मजे में बदल गया है। चुप। छिपकली बिस्ट ने तेज आवाज में कहा। सब उसे ही देखने लगे। छिपकली बिस्ट ने सबको देखा, फिर सीधा उसने करण पर ही निशाना बनाया। तुमने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है? ये सवाल सुन भवन राणा और उसके लोगों के होंठों पर मुस्कान तैर गई। उनके श्रेष्ठ की जान चल गई थी, जबकि वह तो मर्द प्रेमी थे। मतलब इस लड़के की मौत को वह अपनी आंखों से देख पाएंगे। प्रियांशी और बाकियों के चेहरे सफेद पड़ गए थे, मगर करण बिल्कुल शांत था। गुन्नार, जिसके दोनों हाथ कट चुके थे, उसने अपनी फड़फड़ाई जबान से कहा, जवाब दे गुरु, सामने इंसाफ के देवता बैठे हैं, और जवाब देकर मर। भवन राणा भी उसे इसी तरह से धमका रहा था।
तेरा शरीर तबाह होते देख मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। अपनी मौत का गम नहीं, तेरी मौत की खुशी मनाऊंगा। चुप, छिपकली बिस्ट ने सबको चुप करवाया और फिर से करण से बोला, क्या तुमने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है? करण बाहर से शांत था, मगर दिमाग में उसके ढोल ताशे बज रहे थे। ऐसे हालातों में वह पहले कभी फंसा जो नहीं था। उसने मना किया तो यह सबूत मांगेगा, और हामी भरी तो भी मरना तय था। ये किस जगह फंस गया मैं? करण मन ही मन उस भवन राणा को गालियां दे रहा था। अंडस्को 1316 परिचय है या इतिहास? करण बिल्कुल शांत था, जैसे गांजा सूंघकर इंसान मदहोश हो जाता है। आज से पहले वह ऐसी सिचुएशन में फंसा जो नहीं था। सामने वाला उसे खा जाने के लिए बस औपचारिकता निभा रहा था, भरना तो उसे अपना पापी पेट था। ये तलवार से झुक जाएगा या शांत हो जाएगा? करण ने अग्नि से सवाल किया था। अब उसके पास बात करने के लिए बचा ही कौन था? अग्नि ने गंभीर स्वर में, इसकी समझ खत्म हो गई है। बस इसे इतना याद है, यह एक जेल है जिसका काम सजा देना है। मुझे तो लगता है इसे मैं भी याद नहीं रहूंगा। अग्नि का जवाब करण के लिए जख्म पर नमक जैसा था। जब अग्नि ही कुछ नहीं कर सकता, फिर वह इस हालातों को किस तरह से बदलें? इधर करण को अब भी शांत खड़ा देख छिपकली बिस्ट नाराज हो गया। तुम्हारी शांति को ही तुम्हारा जवाब है, इसीलिए मैं तुम्हें जान से। वह अपनी बात पूरी कर पाता करण ने हाथ जोड़कर कहा, सजा सुनाने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। परिचय? छिपकली बिस्ट और बाकी सब भ्रमित हो गए। अरे काहे का परिचय? इंसान है, दुष्कर्मी है, मैंने खुद इसे ऐसा करते हुए देखा। लकड़ियों की इज्जत का खेल खेलता है ये कमीना। इसे तो कुत्तों वाली मौत दो। भवन राणा बोलने लगा। उसे और बाकियों को मालूम था, ये लड़का बातें करते करते सबको घुमा देता है। उनके लीडर का भी यही हाल किया था, गुन्नार, जो अपने दर्द से कम करण के सवाल से दर्द में था। वह तो ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मानो बस अगले ही पल लपक कर करण को काट खाएगा। है, तुम घुमा नहीं सकते। इंसाफ के देवता, इसकी बातों में मत आना। आपको उल्लू बनाकर आपकी लंका लगा देगा। इसे मार डालो, कुचल डालो साले को। भवन राणा ने भी धुन पकड़ी। आप नहीं जानते, शब्दों का खेल खेलता है, जाल बुनता है। इसे मार डालो, खत्म कर दो इसे, उसके बाद मुझे भी मार देना, मगर इसे पहले मारना। तुम दोनों। प्रियांशी उन्हें मारने के लिए आगे आए। करण ने हाथ के इशारे से उसे रोका। पता चला इस हरकत से छिपकली बिस्ट नाराज होकर प्रियांशी को ही मार दे। इधर छिपकली बिस्ट ठंडी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। उसने अपना हथौड़ा पटका, शक्तियों का दबाव उन दोनों पर पड़ा। एक पल में वह दोनों घुटनों पर आ गए। फिर उन दोनों को नज़रअंदाज करके करण से बोला, अपना परिचय दो और साथ में अपनी सफाई भी दो। करण ने मन ही मन सांस ली, फिर सीना तान सिर ऊंचा कर रुबाब से बोला, मेरा नाम गुरु है, देवांश दल का लीडर है। देवांश दल भाग 2 में स्थित है, मगर शक्ति के मामले में हम भाग 4 से पीछे नहीं है। मेरे दल में 1000 से ज़्यादा लोग हैं, 100 से ज़्यादा योद्धा है। हाल ही में हमने ट्रांसपोर्ट स्टेशन का काम भी शुरू किया है। भाग 3 में हमारा एक बेस भी है। इस समय मैं 5वें चरण का महासम्राट हूँ। ये पहली श्रेष्ठ है। ये हॉफ चक्रवर्ती सम्राट है। इसके पास बर्फ की शक्तियाँ हैं, तलवारबाजी में कमाल की है। पहले यह एक छोटे से राज्य की राजकुमारी थी। इसके राज्य में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। इसके पिता। करण ऐसे ही बोलता रहा और बाकी सब उसे देख बस देखते ही रह गए। ये परिचय दे रहा है या अपनी आत्मकथा बता रहा है? और यह कम था कि अपनी श्रेष्ठ की बताने लगा। इसे क्या हम पागल नजर आते हैं? भवन राणा खड़ा हो चुका था। करण का लंबा चौड़ा परिचय उसके कान से खून निकाल रहा था। चूंकि करण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही प्रियांशी का किस्सा खत्म हुआ, उसने ज्वाला पक्षी किंग के बारे में बताने लगा। ये प्राचीन बीस्ट है, ये ज्वालामुखी में रहता था। इसका नाम ज्वाला पक्षी किंग है। इसके पास आग की ताकत है। हमको दिख रहा है, हम अंधे नजर आ रहे हैं क्या? गुन्नार कूद कूद कर करण को लाते मारने की कोशिश कर रहा था। मैं तो इसकी बकवास से ही मर जाऊंगी। सुप्रिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। करण अब भी शांत नहीं हुआ था। ज्वाला पक्षी किंग के बाद उसने शिवम को पकड़ा, फिर राहु को आगे करके बताने लगा यह उनके दल में किस तरह से आया। अब तो छिपकली बिस्ट का सबर भी जवाब देने लगा था। उसके माथे पर नसें उभर आई थी। आज से पहले इतना बड़बोला लड़का उसने कभी नहीं देखा था। वहीं करण के लोग जब कम पड़ गए, करण चलकर भवन राणा के पास आकर बोला, और यह मेरे दल का दुश्मन है, नाम भवन राणा। अजगर वंश कबीले के लोग लड़खड़ा ही गए। तुझे मारने के लिए कह रहा हूं, जाहिर सी बात है दुश्मन ही होंगे न, प्रेमी तो नहीं। भवन राणा दांत पीसने लग गया। और तभी छिपकली बिस्ट दहाड़ा, तुम परिचय दे रहे हो या अपने इतिहास बता रहे हो? छिपकली बिस्ट अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तुमने बकवास करके जुर्म क्या है? इसके लिए तुम्हें मौत। वह अपनी बात फिर से पूरी करता। करण ने बोल पड़ा, मगर आपने अपना परिचय नहीं दिया। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है।
अपना परिचय बताकर मुझे मार देना। करण ने इतना मासूम चेहरा बना रखा था, मानो एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से खिलौने मांग रहा हो। मगर भवन राणा जानता था यह मासूमियत नहीं, बल्कि यह सब एक छलावा है। इसकी भोली सूरत में मत जाना कमीनों का सरताज है। इसमें इसकी चाल है, पक्का चाल है। भवन राणा का गुन्नार ने फुदक फुदक कर साथ दिया। इसे मार दो, इसे मार दो। तुम दोनों चुप। छिपकली बिस्ट ने हथौड़ा पटका। वह दोनों दोबारा से जमीन पर चिपक गए। छिपकली बिस्ट ने करण से कहा, मैं जेलर भद्र हूँ, राक्षसी जाति के मुजरिमों को सजा देता हूँ। अब तुम। वह फिर से करण को मारने वाला था। उसका हथौड़ा जमीन से लगता करण का मुंह फिर से खुल गया। मतलब अपने सम्राट के आदेश का पालन करते हो? छिपकली बिस्ट ने अपना सिर हिलाया। करण के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर तुम अब किसके आदेश पर काम कर रहे हो? हैं? भवन राणा को कुछ तो गड़बड़ का एहसास हो गया। उसने छिपकली बिस्ट को देखा, जो एक सोच में चला गया था। नहीं तुम। भवन राणा कुछ कहता, तभी उसके एक श्रेष्ठ ने उसका मुंह बंद करवा दिया। उसे तो अब इस पर गुस्सा आ रहा था। यहाँ बचने का मौका बन रहा था, और ये लड़का उस गुरु को मरवाने के चक्कर में सबकी बलि चढ़ाने पर तुला था। ये बनेगा लीडर, श्रेष्ठ बड़बड़ाया। उसका मन था वह भवन राणा की लातों से पिटाई कर दे। तभी करण ने शांत स्वर में, मैं एक लीडर हूँ, तुम्हारे सम्राट के पद के बराबर। मुझे सिर्फ तुम्हारे सम्राट मारने का आदेश दे सकते हैं। एक जेलर होकर तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है। जाओ और अपने सम्राट से पहले आदेश लेकर आओ, फिर मुझे मारने का सिलसिला शुरू करना। करण ने उसे हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा। सुप्रिया और बाकियों की आंखों में चमक आ गई। करण ने बेशक पहले बकवास की थी, मगर अब लॉजिक फेंक कर मारा था। छिपकली बिस्ट का मुंह भी बंद हो गया था। उन्हें तो अब जिंदा निकल जाने की किरण दिख रही थी, पर ऐसा होने से पहले ही छिपकली बिस्ट बोला, सम्राट? कौन सम्राट? इस जगह का एक ही सम्राट है, जेलर भद्र, और इस समय मुझे भूख लग रही है। सम्राट का पेट भरने के लिए तैयार हो जाओ। सबके दिल उनके मुंह में आ गए। आशा की किरण अंधेरे में घूम हो गई। अब तो साक्षात अपनी मौत दिख रही थी। अपना सिर उस बिस्ट के मुंह में जाता दिख रहा था। अपनी मौत का दर्द उनकी आंखों से आंसुओं में बदलकर निकलने लगा। सबके सामने छिपकली बिस्ट ने अपना हथौड़ा मारने के लिए बढ़ा दिया। सबको अपना अतीत सामने नजर आने लगा था, पर करण के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अभी, वह चिल्लाया। उसी पल छिपकली बिस्ट के पास वाली जमीन से एक चीज बाहर निकली। वह प्रियांशी का पौधा था, जो जाकर उसके हाथ से चिपक गया। अपनी जड़ें उसने उसके हाथ में घुसा दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ। सबको बस ये दिखा कि छिपकली बिस्ट के हाथ से हथौड़ा छूट गया। ऐसा होते ही करण ने जमीन पर पैर पटका, अपनी रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया। चक्र का सारा कंट्रोल उस हथौड़े से था, जिसके गिरते ही चक्र ने हमला नहीं किया। जिसका फयद उठाकर करण ने अपनी अग्निहास को निकाला। छिपकली बिस्ट जो उस पौधे से छुटकारा पा रहा था, करण को देख उसने अपना हथौड़ा दूसरे हाथ से उठाया, अपने मुंह से पौधे को पकड़कर दूर फेंका, फिर हथौड़े से करण के हमले को रोका। मगर इम्पैक्ट से वह काफी दूर तक उड़ गया। हालांकि जल्दी संतुलन बनाकर उसने करण पर जवाबी कार्रवाई की। इंसान, तू तो मरेगा। उसका हथौड़ा लाल रोशनी से चमक रहा था। उसमें इतनी ज्यादा शक्तियां थी, करण हड़बड़ाकर पीछे हटा। हथौड़ा जमीन से टकराया, जोरदार धमाका हुआ। इम्पैक्ट से करण उड़ गया। अपनी टूटी तलवार से उसने पास की दीवार पर जगह बनाई। ऐसे तैसे करके उसने खुद को रोका। वहीं चक्र भी इस दबाव को झेल नहीं पाया। उसके टूटते ही सब आज़ाद हो गए। अजगर वंश कबीले के लोग सबसे पहले उस जगह से भागें। इधर छिपकली बिस्ट ने दहाड़ लगाई, मुझे पागल बनाया, जान से जाएगा लकड़े। उसने हथौड़ा घुमाकर करण को मारने की कोशिश की, पर इसी पल एक सफ़ेद तलवार में आके उस हमले को रोक दिया। ये प्रियांशी थी। बहुत हुआ तेरा नाटक छिपकली। प्रियांशी ने उसके हथौड़े को घुमाकर अपनी किक से उस पर हमला किया, जिसे छिपकली बिस्ट ने अपने दूसरे हाथ से रोक दिया। तभी उसके हाथ पर फिर से पौधा आ गया, जिसने अपनी जड़ें उसके अंदर घुसा दी। पौधे! छिपकली बिस्ट चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह पर प्रियांशी की दूसरी लात पड़ी। उड़ता हुआ वह जमीन पर गिरा। इस दौरान पौधा कूदकर प्रियांशी के कंधे पर आ गया था। अच्छा काम किया छोटे, प्रियांशी ने उसके फूल को सहलाया। पौधा खुशी से शर्मा गया। पिस्टल बिस्ट का ये देख मुंह बन गया, अब तुम्हारी बारी। नहीं, करण ने उसे मना किया ही था, मगर जब तक पिस्टल बिस्ट ने चुटकी बजा दी थी, एक बड़ा सा गुब्बारा छिपकली बिस्ट के पास नजर आया। पागल! प्रियांशी चिल्लाई। सब उस जगह से भागने लगे। टैमा कबीले के लोग भ्रमित थे। एक पिद्दी से बीस्ट से ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? वह ऐसा सोच ही रहे थे, और तभी गुब्बारा फूट गया। बूम! इतना ज्यादा तेज धमाका हुआ कि एक पल के लिए सुनना बंद हो गया। आंखों के सामने सिर्फ सफेद रोशनी नजर आ रही थी, जिसके बाद वह सब तोप के गोलों की तरह उड़ गए। करण, जो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिपा था, चट्टान के टुकड़े हो गए।
और बेचारा फिर से लुढ़कर पास की चट्टान से टकराया। यह इतना ताकतवर हो गया, करण की आह निकल गई। वहीं प्रियांशी और बाकी से पेड़ों को तोड़ते हुए इधर उधर गिरे। सबसे बुरा हाल तो टैमर कबीले के लोगों का था। उनके कपड़े तार तार हो गए थे, कुछ जगहों पर जख्म आ गए थे। हालत ऐसी थी मानो रस्ते के भिखारी हो। सुप्रिया जब जमीन से खड़ी हुई, उसके मुंह से खांसते हुए खून निकल आया। राहु, जो पहले भी इस हमले का शिकार हो चुका था, वह बहुत दूर भागा था, तब भी वह बच नहीं पाया, इधर उधर टकरा उसके सिर फट गया। बहरहाल सबकी हालत खस्ता थी और सामने था शक्तियों का तूफान, जो धीरे धीरे करके कम हुआ। और फिर सबको नजर आया एक शरीर जो लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। वह असल में छिपकली को ही था। वो इससे भी नहीं मरा। राहु तो घबरा ही गया था, मगर छिपकली बिस्ट ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया। उसकी आंखें बंद हो गई। सबकी नजरों के सामने उसका शरीर ठंडा पड़कर जमीन पर गिर पड़ा। देखी महारी ताकत, पिस्टल बिस्ट ने मुस्कराते हुए सबको घमंड दिखाया। उसे तो लगा था सब उसकी तारीफ करेंगे, उसे गोदी में उठाकर उछालेंगे, उसकी जय जयकार होगी। पर पड़ी उसी गाली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम सब जख्मी हो गए तुम्हारी वजह से। मन तो कर रहा है तुम्हारा। प्रियांशी ने खुद को रोका, वरना सच में उसकी हत्या कर देती। करण और बाकी सब खांसते हुए उसके पास आए। करण ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे हमले की सीमा पहले से दुगनी हो गई है। करण जब पहली बार पिस्टल बिस्ट से मिला था, तब इसने लगभग उसे और उसके सारे बीस्ट को मार दिया था। लेकिन जिस ताकत का इसने अभी इस्तेमाल किया था, इससे तो वह उसे अभी भी मार सकता था। मुझे अपनी भी ताकत बढ़ानी होगी। मेरे बीस्ट भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं, करण ने सोचा। पिस्टल बिस्ट ने सीना तानकर कहा, महारी ताकत की कोई सीमा नहीं है। मैं हूँ बॉस, उड़ा दूंगा होश। महारा जलवा बाकियों से अलग है। महारे पास, अरे अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? महारी बात तो सुनो। उसकी बक बक सुनने का किसी का मन नहीं था। सबने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके पौधे को देखा जो अपना मुंह फेर कर बैठा था, मानो कह रहा हो दूर रहो मुझसे। सब जलते महारे से पिस्टल बिस्ट ने मुंह बना लिया। वहीं सुप्रिया ने करण से कहा, तुम वो सब बकवास इसीलिए कर रहे थे न, ताकि वह पौधा उसके पास जाकर उसका हथौड़ा अलग कर सके। पर यह सब योजना तुमने बनाई कब? और तुम्हें, मेरा मतलब आपको कैसा पता था उसकी ताकत वह हथौड़ा है? अंदाजा लगाया। करण आगे चल पड़ा था। हालांकि उसने अंदाजा बोला था, मगर असल में तो अग्नि ने उसे बताया था, इसीलिए करण का ध्यान उस हथौड़े पर था। बात रही पौधे की, उस बीस्ट ने उसे चक्र में लिया ही नहीं था। इस वजह से वह पहले ही कूदकर जमीन के अंदर से चला गया और लगातार करण से जुड़ा रहा। बस इतनी सी चाल से वह लोग इतने बड़े खतरे से बाहर आ गए। सुप्रिया और बाकी सबको पता था करण अब भी उन लोगों से झूठ बोल रहा है, मगर किसी ने भी उससे इस राज को जानने की कोशिश नहीं की। आखिरकार उसकी वजह से वह सब जिंदा थे। वो कमीने भाग गए, आज मेरे हाथों से मरने वाले थे वो। प्रियांशी ने अपनी तलवार को स्टोरेज रिंग में रखा। इधर करण उस छिपकली बिस्ट के पास पहुंचा। उसके हाथ से हथौड़ा लेकर उसने उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया। यह क्या रहे हो? वह ग्रेड 7 का बीस्ट है। उसका दिल और बाकी अनकीमती पिल बनाने के काम आ सकती है। सुप्रिया ने आगे बढ़कर करने को रोकने की कोशिश की, मगर करण ने कहा, यह अपने काम को लेकर ईमानदार था। बेशक